मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इसी का पार्ट था मीटिंग्स ऑफ कंपनी। सीए इंटर 1 कॉर्पोरेट लॉ। चलो बात करते हैं जो बचे हुए सेक्शंस हैं इसमें। हाँ जी, सेक्शन 116 क्या था, कई दिन पहले पढ़ा था। 116 एडजर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके पास होने की डेट वही होगी जब वो पास हुआ है, ना कि ये कि 7 तारीख की मीटिंग 16 को हुई, 14 को हुई तो 14 को ही पास माना जाएगा। 106 क्या था, एक बंदा अपने वोट डिफरेंटली यूज कर सकता है। चलो 107 वोटिंग का मैनर क्या होता है। 107 कहता था वोटिंग का मैनर। 108 तो ई वोटिंग की बात करता था। 109 पढ़ेंगे। 110 लास्ट क्लास में पढ़ा बैलेट पेपर वाला। 111 पढ़ेंगे। 112 13 किसी का था, रिप्रेजेंटेटिव, कौन ऑथराइज होता है वोट डालने के लिए, वो बात करेंगे। 115 आप पढ़ेंगे। 114 बताता था OR है कि SR, कौन से मैटर पे OR का मीनिंग क्या है, SR का मीनिंग क्या है, 114 बताता था। ठीक है, चलो 122 लास्ट सेक्शन था इस चैप्टर का। क्या 123 से अगला चैप्टर शुरू होता है। OPC के अंदर कुछ मीटिंग्स के रूल नहीं लगते। 100 से लेके 111 तक के सेक्शन है ना, EGM वाला 100 और 111 स्पेशल नोटिस का वो पढ़ेंगे। वो उसके बीच के सेक्शन और EGM कॉल बाय ट्रिब्यूनल 98 सेक्शन नहीं लगते OPC पे। उसका तो अकेला है, उसके क्या रूल लगाने हैं ये सारे, बैलेट पेपर जी, पोस्टल बैलेट, ये वो, ठीक है, वोट डिफरेंटली यूज हो सकता है ऐसे, तो वो लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, पोलिंग किसकी होनी है, अकेला है, इसलिए वो सेक्शन नहीं लगते। चलो 107 कहता था पेज नंबर 25 ऑफ द चैप्टर कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से भी हो सकती है, वोटिंग पोल से भी हो सकती है। पोल मीन्स मीटिंग में वोट डलवाया जाए। बैलेट पेपर मीन्स घर बैठे भी वोट डाल सकते हैं, पेपर में वोट आ जाएगा, वो बैलेट पेपर आ जाएगा, उसे बैलेट पेपर बोलते हैं। जो आपके घर में आएगा उस पर वोट कोट करके आप वापस डाल दो, वो भी डाल सकते हैं। और ई वोटिंग भी हो सकती है। ई वोटिंग रिमोट भी और मीटिंग के अंदर भी हो सकती है। तो शो ऑफ हैंड वाला जो होता है ना, शो ऑफ हैंड, अगर उससे रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें चेयरमैन गिनती करता है कितने हाथ अगेंस्ट और कितने फेवर में खड़े हुए, और चेयरमैन का फैसला फाइनल फैसला होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता। ये क्या बात, चेयरमैन वैसे ही कहते कहता है हाँ जी रेजोल्यूशन पास, मैंने गिन लिया हाथ कितने फेवर कितने अगेंस्ट, कहता है फेवर वाले ज़्यादा हैं। बीच में से तनिष जैसा या साहिल जैसा कोई बोलता है, कह सर हमने भी गिने थे, गलत कह रहे हो, अगेंस्ट वाले हाथ ज़्यादा थे सर, जो नहीं खड़े हुए हाथ ज़्यादा थे, या आपने पूछा अगेंस्ट तो वो वाले हाथ ज़्यादा थे। चेयरमैन कहता है मेरा फैसला फाइनल है, चेयरमैन मैं हूं तो मेरा फाइनल फैसला है। फिर तनिष्क वहां पे अपना डाल देता है कि भाई पोल फॉर द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। कहता है चेयरमैन चलो, कहता अपना जो चेयरमैन है ना यही सही नहीं है, क्या डिमांड कर सकता है वोटिंग फॉर द चेंज ऑफ चेयरमैन, कर सकता है, हाँ उसी वक्त वोटिंग करानी पड़ेगी, सही भी है, क्योंकि चेयरमैन का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स ही हो गया पहले मीटिंग में। सबने कहा जी बोलो राजेश कुमार को बना दें चेयरमैन, वो हाथ खड़े करो, ज़्यादा लोगों से पूछा नहीं गया, कुछ नहीं, हाथ खड़े किए, चेयरमैन बना दिया। अब कईयों को दिक्कत है, कहता है ऐसे कैसे, कहता हमारे इतने शेयर ये जो बोल रहे हैं, कहता 2-2 4-4 शेयर लिए बैठे हैं, 10-10 20-20, कहा हमारे 10-10 हज़ार शेयर, हमें पूछा नहीं गया, कहता शो ऑफ हैंड, कहता ना पोल करवाओ। चेयरमैन को इमीडिएटली पोल करवाना पड़ेगा। अगर मीटिंग को एडजर्न करने का मुद्दा उठाया किसी ने या चेयरमैन बदलने का मुद्दा उठाया है तो उस पर वोटिंग में देरी नहीं हो सकती, वोटिंग उसी वक्त करवाएगा चेयरमैन। और वोटिंग के रिजल्ट के इमीडिएटली बाद चेयरमैन अगर कोई और इलेक्ट हो गया तो रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन वो और बनेगा। क्लियर। वोटिंग में मीटिंग में पोल की डिमांड कर सकता है मेंबर, कोई भी डिमांड करे तो सुनी। वैसे वो बात अलग है, अभी थोड़ा नंबर में ज़्यादा लोग हों, 10% से ज़्यादा हों तो चेयरमैन उनकी बात तो बिल्कुल काट ही नहीं सकता। मान लो मीटिंग में वो कह देते हैं जी इस टॉपिक पे अपने को डिबेट करनी चाहिए, ऐसी एक आधा कह देगा नहीं,
सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स जिनके पास होल्डर हो, वो कहें तो उसे क्या करवाना पड़ेगा डिबेट वगैरह जो भी है। लेकिन बाकी चीज़ों पे वो टाइम ले सकता है चेयरमैन, कि इतना आसान नहीं है भाई साहब, सारी बातें एक दिन में, क्या शाम होने वाली है, कहता अब क्या क्या करेंगे, तो वो क्या टाइम ले सकता है, एक दिन 2 दिन बाद दोबारा मीटिंग, वही मीटिंग कंटिन्यू मानी जाएगी, उस पर डिस्कशन करवा सकता है। आपको जी अगले दिन कौन बैठेगा लोगों की टिकटें वापस आने के, तो ना बैठो, कौन कहता है बैठो, जिसको बैठना बैठ जाएगा, समझ आई बात। भाई मीटिंग मान लो कल भी कंटिन्यू होनी है, वजह क्या हुई, वजह ये हुई कि कई लोगों ने कई और डिमांड कर दी चेयरमैन से कि इस मैटर पे भी पोल करा लो। चेयरमैन कहता करा लूँगा, मेरे पास राइट है, 2 दिन में करा सकता हूँ, कभी भी, कल करेंगे। अब कल लोग रुकना नहीं चाहते, कहते सारी रात जागो, आज ही करेंगे। कहता ना मैंने तो सुना, तुमने नहीं सुना, कल करेंगे अपा। कहता हमने तो जाना साहब, तो जाओ फिर, तुम्हें धक्का थोड़ी है, ना रुको, कल होएगा ऐसा। लेकिन चेयरमैन बदलने का, अगर मीटिंग एडजर्न करने की डिमांड की है किसी ने, उस पर फैसला अभी हो जाए, उसका सारा काम रोक दो, पहले पोल कराओ। पोल किसके अकॉर्डिंग होगा, नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग। क्या पोल में प्रॉक्सी भी वोट डाल सकता है, हाँ, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड वाले में वोट नहीं डाल सकता, प्रॉक्सी कोरम में नहीं गिना जाता। कोरम का सेक्शन कौन सा था, 103, प्रॉक्सी का 105। तो प्रॉक्सी का 103 सेक्शन कहता है प्रॉक्सी, सॉरी कोरम का सेक्शन कहता है कि प्रॉक्सी को वो काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। क्लियर। तो प्रॉक्सी बेचारा बोल नहीं सकता मीटिंग में, और शो ऑफ हैंड वाली वोटिंग में वोट नहीं डाल सकता। क्या प्रॉक्सी कॉल कर सकता है, मतलब पोल की डिमांड कर सकता है, पोल करवाया जाए, कर सकता है, और पोल में वोट भी डाल सकता है मीटिंग में, लेकिन वो नहीं बोल सकता किसी डिस्कशन पे, कोरम में गिना नहीं जा सकता, शो ऑफ हैंड वाली वोटिंग में वोट नहीं डाल सकता। इसलिए वो तो चिल्लाएगा ही, कहता है जी पोल कराओ, क्योंकि उसकी वैल्यू तो तभी है, वोट डाल सकता है वो। पोल प्रॉक्सी या पर्सनली प्रेजेंट मेंबर डिमांड कर सकते हैं, पोल होगा। वैसे सही चीज़ तो क्या, पोल होना चाहिए। सिरसा ब्रांच का हमने इलेक्शन लड़ा, आज से पहले इलेक्शन कभी हुआ नहीं था। क्या होता था, कंसेंसस से, जैसे सभी हाउस मीटिंग बुला ली, जितने भी सी आ गए, ठीक है, उन्होंने कहा दिया हाँ जी इनको इलेक्ट कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन है, अब कौन कहेगा ऑब्जेक्शन है। 1 मिनट है, मान लो क्लास लगी हो पूरी, मान लो फाउंडेशन वाली क्लास लगी है, वैसे ही मैंने कह दिया, मैंने कहा आप इसको मॉनिटर बना दें, मान लो उसमें एक एक्स कुमार है, एक्स कुमार को मॉनिटर बना दें, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन, कौन करेगा। अगला कहता है सर कह रहे हैं भाई अब दिक्कत हो जाएगी, और एक्स कुमार भी दुश्मन बन जाएगा, तूने अपोज किया था, दिक्कत होती है ना। इससे क्या है, मान लो एक और स्टूडेंट भी बनना चाहता है, कहता मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, उसकी तो बात मन में ही रह जाएगी, क्योंकि आपने तो कोई और थोप दिया। ऐसा इलेक्शन में होता था। क्या होता था, जो बुजुर्ग हैं उनको कह दिया जाता था बुजुर्ग है, अगला कहता कौन यार इनकी बात काटे यार, थोड़ा रिलेशन भी ख़राब होते हैं, वो गए इन्होंने अपोज कर दिया, और फिर जो और सीनियर है वो कहता हमने नाम प्रपोज किया था, ये जूनियर आके क्या कर गए, अपना बीच में रोब जमा गए, थोड़ा ऐसा हो जाता ना। तो ऐसी ना मीटिंग, हाउस मीटिंग बुलाई जाती है, हाँ जी बोलो क्या करना है, इनको बना दें प्रेसिडेंट, इनको वाइस प्रेसिडेंट, ये 6 लोग, वो गए हाँ जी बस, सारे चुप, ना भी चाहते हुए। इस बार हमने बहुत विरोध किया, अभी इलेक्शन कराओ। इससे क्या होता है, जूनियर है सीनियर है, ठीक है किस्मत आजमा लो भैया, लगा लो जोर जो लगा सकता है, ठीक है ना। किसी के मन में ये नहीं रहता कि यार हमें मौका नहीं मिला। एक जूनियर था मेरा स्टूडेंट ही था, अश्वनी, उसको सीए बने 2 साल 2.5 साल हुए हैं, वो कहता मैं भी लड़ूंगा इलेक्शन, लड़ा हो, ठीक है नहीं जीता, पर ठीक है अगले को ये तो हो गया ना, भी मैंने जोर लगा लिया, अभी मेरे कितनी अप्रोच है, कितने लोग मुझे वोट डाल सकते हैं, अगले के मन में तो नहीं देना, हार गया कोई बात नहीं, चलता रहता, हार जीत तो चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना भी अगले को पूछा ही नहीं गया, जिसमें लगा सकता है जोर लगा लो, 12-13 लोगों ने लगाया जोर, तो वो चीज़ सही है, पोलिंग बहुत सही चीज़ है। वैसे भी ठीक है, मेरे पास अगर मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, आपके पास 10,000 शेयर हैं, मेरे को आपके बराबर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो मज़े लेने का है। मैं तो उल्टी बातें कर रहा हूँ मीटिंग में, मुझे क्या है, मेरा को 100 शेयर हैं, डूब गए तो क्या हो जाएगा, 100 शेयर हैं डूब गए, मैं तो उल्टी एडवाइस दे रहा हूँ कंपनी में। इनको चिंता है भी हमारे तो 10,000 शेयर हैं, लाखों रुपया लगा हुआ है कंपनी में, मेरा लगा सारा 10,000 रुपया, इनका लगा 10-10 लाख रुपया। अब मेरे को तो यही है, अभी डूबेगा क्या डूबेगा, मेरा 10,000 के 6 रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे,
इनको 10 लाख के 6 लाख रह गए तो 4 नीचे। तो बात इनकी ज़्यादा सुननी चाहिए। सही बात तो ये है ना, जिसके बाद ज़्यादा शेयर है उनकी बात ज़्यादा सुननी चाहिए। ये प्रैक्टिकल भी है। नेता भी उनकी सुनते हैं ना जिनके वोट ज़्यादा होते हैं। वो देखते हैं जात बिरादरी को लड़वाते हैं, लड़ाई हो जाए एक कास्ट की दूसरी कास्ट वालों से, वो देखते हैं जी वोट किसके ज़्यादा है, उसकी बात सुन ली जाती है। इवन इंडिया क्या, हर जगह ये हाल है। अभी लंदन के एक शहर की खबर दिखा रहे थे, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो गया। बोलो, आप कहते हैं इंडिया में, लंदन के एक शहर में, लिस्टर में, वहाँ भी वो धार्मिक ऐसे हिंदू मुस्लिम। तो वो कहता है जी इस शहर में 3.5 लाख पॉपुलेशन है, 3.5 लाख में 1.5-2 लाख अंग्रेज हैं, आधे हमारे वाले हैं पाकिस्तानी इंडियन। तो उन्होंने बताया जी उस सारे में हिंदू है लगभग 60,000 और जो उधर के लोग हैं वो लगभग 90,000 हैं जो मोहम्मदम। कहता जी इसलिए इनका पलड़ा भारी है, इनके पास वोट ज़्यादा है, इसलिए क्या है इनकी बात सुनी जाएगी, चाहे गलती इनकी ज़्यादा है। वहाँ भी यही कुछ चल रहा है। उन्होंने हमारे मंदिर के ऊपर से एक झंडा उतार दिया, ये वो, मतलब सारा वर्ल्ड ही उलझा लिया है। अभी तो इंडिया उलझा हुआ है, अब देखना धीरे धीरे वहाँ भी यही कुछ हो जाएगा शुरू। और हमारी तो फिर भी पुलिस पूरी तेज, ऐसे लगता है अपने को भी कंट्रोल कुछ नहीं। जिस दिन उधर हालात बिगड़े ना उन देशों में, उनसे संभलेगा नहीं। हमारे पास तो पुलिस वालों को पूरी रेंज है अपने पास, हर तरह के पुलिस वाले अपने पास। ये BSF अलग है, CRPF अलग है, अलग अलग कैटेगरी की पूरा, क्योंकि अपने यहाँ डिस्टर्ब रहा भी है, बॉर्डर एरिया लगा लो, संभाल लेते हैं, आर्मी आ जाती है, ये वो ऐसा संभाल लेते हैं। उधर कुछ नहीं। कनाडा के पास तो अपनी सिक्योरिटी तक नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई नहीं किसी से। वो दिखाते हैं बॉर्डर US कैसे है, वो मारा अपने जैसे रोड पे मारा होता है ना वाइट पट्टी, वैसे मारा वो बॉर्डर कब कनाडा से US। हमारे तो यहाँ इतनी करंट वाली तारें लगा रखी हैं तो भी लोग आ जाते हैं। वहाँ लड़ाई नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं। और जिस दिन उधर हालात बिगड़े उनसे संभलने में नहीं, क्योंकि उनके पास इतना सिस्टम नहीं है, क्योंकि है ज़रूरत नहीं ना, ज़रूरत ही नहीं। बच्चे की निगरानी पेरेंट्स तभी करते हैं ना जब उनकी आदतें बिगड़ी हों, तभी शक होता है ना भी आदत बिगड़ी हुई है तो निगरानी करेंगे ना। जब 1% शक की नहीं तो टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब उधर बिगड़ रहे हैं तो उनको पता लग रहा है भी क्या होता है ये सारा ऐसे। तो वहाँ भी अपने वाली जाके कर रहे हैं, देश उनका, यहाँ के हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ कर रहे हैं। बोलो, उन्होंने कोई लेना नहीं देना नहीं दंगे फसाद कर रहे हैं उधर जाके। तो भी अपने देश में कर लो, उधर क्यों उनका विचारों का माहौल ख़राब करते हो। पर हो सारी जगह वहाँ रहा है, उधर भी ऐसा है। कनाडा में क्राइम बढ़ गया, वहाँ भी अपने पहुँच रहे हैं, वहाँ क्राइम बढ़ रहा है। वहाँ भी मर्डर मुर्डर नशे नुशे सारे बिकते हैं वहाँ। क्यों? वही है, नशा लेने वाले इधर से उधर पहुँच रहे हैं तो बिकेगा भी वहाँ, ये सिस्टम हो रहा है। चलो, तो पोल से होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो शो ऑफ हैंड वाला क्या है, एक आदमी एक वोट, कितने मर्जी शेयर हो, अच्छा नहीं है वो सिस्टम। आज छोटे मोटे डिसीजन है ना, छोटे मोटे डिसीजन वो शो ऑफ हैंड से कर दिए जाएं, जिनमें एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना, जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो किससे लिए जाएं? पोल से। सेक्शन 109 पे आओ, वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय पोल, पेज नंबर 25, वोटिंग बाय पोल, सेक्शन 109, वोटिंग बैलेट। और इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना, बैलेट तो आपके घर में आ जाता था, घर में आ जाता था, अपना वोट डाल के उसको रिटर्न लेटर में डाल दो तो वो हो गया बैलेट। वही चीज़ अगर मीटिंग में होगी तो उसे क्या कह दो? वोटिंग बाय पोल। वैसे बैलेट पेपर से वोटिंग करवाना समझो मीटिंग कंडक्ट करने जैसा ही डीम किया जाता है। चलो, वोटिंग बाय पोल, जो मीटिंग में आए हुए हैं उनको कहो जी आओ पोल करो इस मुद्दे पे। वो डिमांड भी कर सकते हैं, सर पोल कराओ, शो ऑफ हैंड नहीं चलेगा, तो पोल होगा। पढ़ो क्या कहता है प्रोविजन पोलिंग के। कहता है डिमांड फॉर पोल कौन कर सकता है? चेयरमैन खुद ही करवा दे। सबसे अच्छी बात, लोगों का इंतजार ना करे, चेयरमैन को लग रहा है ऐसा, खुद ही बिना डिमांड ही क्या कहते हैं सुमो टू के वोटिंग बाय पोल करवाई जाएगी। और सुनो, मान लो कोई शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन पास हुआ, सुनो, चेयरमैन सेलेक्ट हो गया राजेश कुमार, शो ऑफ हैंड से मीटिंग हुई, लोगों ने कहा जी हाँ जी हाथ खड़े करो राजेश कुमार को जो पसंद करते हैं चेयरमैन के तौर पे। लोगों ने हाथ खड़े किए आनन फानन में, मतलब जल्दबाजी में, चेयरमैन राजेश कुमार। तनिष ने आवाज़ उठा दी बाद में, कहता राजेश कुमार नहीं जी, वोटिंग पोल से करवाई जाए। और इनके पास अच्छे खासे शेयर हैं क्योंकि डिमांड करने के लिए 1/10 वोट चाहिए,
हैं अच्छे खासे शेयर, या और बंदे जोड़ लिए इन्होंने साथ, हाँ जी तुम भी बोलो, तो साथ कहते हैं हाँ वोट पोल करवाया जाए, 10% वाले लोग हैं, या 5 लाख रुपए के शेयर हों तो भी चलेगा। मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल तो 5 करोड़ है या 4 करोड़ है, 4 करोड़ का 110 शेयर कितने चाहिए? 40 लाख। जरूरत नहीं, 5 लाख के शेयर हैं, कहता 10 लाख के हैं, कर लो डिमांड, अकेला भी कर देगा। यानी 1/10 और 5 लाख विच एवर इज लेस। ऐसे बन गई बात भी 5 लाख वाले शेयर रखने वाले लोग भी डिमांड कर लें, पोलिंग की होएगी, 1/10 नहीं होते। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल सारी 35 लाख की है तो शेयर कैपिटल ही पेड अप 35 लाख है, 1/10 कितना? 3.5। इनके बाद 4 लाख के शेयर हैं, डिमांड कर सकते हैं पोल की? यस, विच एवर इज लेस है, 1/10 या 5 लाख। तनिष्क ने पोलिंग की डिमांड कर ली। चेयरमैन को थोड़ा अफसोस तो हुआ भी, अगर मेरे को ऐसे करके हटाना था इंसल्ट करके तो नहीं बनाते। इंसल्ट तो देखो होती है भाई, मेरे को इलेक्ट कर दिया, अब कोई आवाज़ उठा रहा है बीच में, तो कहते जी पोलिंग की जाए। पोलिंग की डिमांड कर ली, पोल हो गया, पोल हो गया, रिजल्ट नहीं आया अभी। तनिष्क उठ के कहता जी मैं अपना डिसीजन वापस लेता हूँ, मुझे पोलिंग नहीं चाहिए, सॉरी। क्या वो पोल का रिजल्ट आउट होगा? ना, चेयरमैन राजेश कुमार ही चलेगा। ऐसा हो सकता है, यानी पोलिंग से पहले, पोल होने के बाद भी, लेकिन रिजल्ट आउट होने से पहले जिसने पोलिंग की डिमांड की वो अपनी डिमांड को क्या कर ले? विड्रॉ। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? विदहेल्ड हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, क्योंकि जिसने डिमांड की वही बैकआउट कर गया। तो भैया जो चल रहा है चलने दो, डिब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। किसने क्या वोट डाले, समझाया? बाकी वोट डालेंगे, गिनती कैसे होगी वही कहानी है, बार बार एक ही। क्या कैसे काउंटिंग होगी? स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा, वही कंपनी का मेंबर ना हो, ऐसा बंदा अपॉइंट हो जो मेजोरिटी को डिसाइड करने में एबल है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसा आदमी ना हो भी जिसपे बायसनेस का कोई चांस हो, ऐसा ना हो। और वो क्या करेगा? पहले तो खाली डिब्बा दिखाएगा जिसमें वो बॉक्स में डाले जाते हैं ना पर्चियाँ, सबके सामने डिब्बा खोल के खाली दिखाएगा, देख लो अंदर कुछ नहीं है। फिर डिब्बे को लॉक करेगा, ये लॉ में लिखा हुआ है, लॉक करेगा सबके सामने। 2 गवाह भी होंगे, मेंबर वगैरह। कल को कोई कहते जी डिब्बे में पहले वोट थे, वो डिब्बा दिखाएगा, लॉक करेगा, लोग वोट डालेंगे, फिर डिब्बे को सील करके अपने कब्जे में ले लेगा और उसकी गिनती करके चेयरमैन को सुना देगा भी इतने यस इतने नो। चेयरमैन साहब अपना फाइनल अनाउंसमेंट कर देंगे। ये प्रोसीजर बैलेट में भी था, पढ़ा था, ई वोटिंग में भी है। बस ई वोटिंग में वो गिनती ऐसे नहीं होती, वो तो इलेक्ट्रॉनिक फिगर आ जाता है, उसके लिए टेक्निकल हेल्प भी चाहिए होती है बंदे को। अगर मान लो ई वोटिंग हो रही है इस तरह तो थोड़ा आसान है पर थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें बंदा टेक्निकल चाहिए, स्क्रूटनाइजर, ठीक है ना। चलो मान लो आने वाले टाइम में सोच लेते हैं, आप सोचने में कोई अर्ज नहीं है। आने वाले टाइम में हो गया कि आप शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ क्या है, सीधा गए वहाँ जलेबी लेके घूम रहे हैं, ये कोई खाने की चीज़ आप कहते हो, फिर गुलाब जामुन लेके घूम रहे हैं, अब यार क्या क्या ला रहे हैं। चलो थोड़ी देर और बैठे, फिर पता लगा वो चने पूरी ला रहे हैं, कहता जो जी नाश्ता करो सारे, पकोड़े और चने पूरी। आप क्या यार मज़ा नहीं आया, शादी पे आए थे, अच्छा अच्छा खाएंगे। और मान लो वही बात है भाई, वो कुछ भी कर लें तो सबको पसंद नहीं आता ना, किसी को क्या पसंद, बुजुर्ग है तो उसे तो वही पसंद आएगा, वो तो पीछे बढ़कर खाता नहीं। और यंगस्टर उसे स्वाद ही नहीं लगता, कहता ये क्या, वो मन ही मन सोच रहा है, यंगस्टर बैठा कहता अब कहीं समोसा ना ले आए क्योंकि वही चलता है। अब क्यों ना आने वाले टाइम में ऐसा सिस्टम हो जाए, वो आप सबसे ना सबको टोकन देते जाए वो शादी में, कह लो जी टोकन लो, हिसाब से देख लो, किसी को 200 का और जो वर्कर उनको 100 का दे दिया, कह लो जी लंच करो आ जाओ सारे, 300 का 200 का टोकन। अब टोकन पे क्या करना है, जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर कर लो अपना, या वो इस पे जो बताना है बता दो, सामने वाला ऑर्डर कर देगा, फिर रात के डिनर में फिर बट देंगे टोकन। ऐसे कर लो, आने वाले टाइम में कहीं ऐसे ही ना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो जाए तो, ये इस तरह का सिस्टम हो जाए। चलो तो कंपनी की मीटिंग में पोल का केस ऐसा ही है। सुनो क्या कहता है, चेयरमैन खुद करवा दे वोट या डिमांड आए तो ऑब्लिगेशन है। किसकी डिमांड आए, 110 से ज़्यादा वाले, यहाँ 5 लाख शेयर। अगर कंपनी में शेयर ही नहीं है
तो 1/10 वोटिंग राइट, नंबर ऑफ मेंबर, जो भी वोट हैं, एक आदमी एक ही वोट होता है ज़्यादातर, 10% लोग कह दें तो वो वोट करवाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल वाली में शेयर का 1/10 या 5 लाख, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस लिखने की जरूरत नहीं, बस 5 लाख हो गया तो समझो वोट डिमांड कर सकते हो। कैपिटल ही 30 लाख है तो 3 लाख हो गया तो डिमांड कर सकते हो। क्या कहता है, टाइम ऑफ ऑर्डरिंग पोल, पोल की डिमांड कब कर सकते हो, जब भी शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आउट हो गया या नहीं हुआ। याद रखना, शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आउट हो गया और राजेश कुमार चेयरमैन बन गया, तब भी क्या है, वोट की डिमांड कर सकते हो। रिजल्ट आउट नहीं हो, शो ऑफ हैंड का, गिनती अभी बताई नहीं गई, अभी गिनती बतानी है तो भी डिमांड कर सकते हो, भैया हमें मंजूर नहीं है ये। सही है, मैं इलेक्शन की बात कर रहा था ICA ब्रांच की। चलो जी, इलेक्शन हो गए, डिक्लेयर हो गए, कई लोगों को हम वोट के लिए कहें, वो आगे से ये कहें यार क्या यार तुमने इलेक्शन शुरू कर दिया, आपने भाईचारा है, ये है वो है, इसमें इलेक्शन थोड़ी होते हैं, मतलब ये है वो है। तो चलो हमने समझाया जी इसमें क्या, हर जगह इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन राइट है, वोटर का राइट है, वैसे वोटर दब जाता है, अब जिसको डालेगा इसमें क्या है। पर कईयों को लगा ये सही नहीं। लास्ट में फिर एक मीटिंग बुलाई गई, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था इलेक्शन के, फाइट कर रहे थे जो, उनकी मीटिंग बुलाई गई। कहते जी देख लो यार, इंसल्ट तो है ही है ब्रांच की, अगर वोटिंग होगी तो इससे अच्छा आप क्यों ना आप कंसेंसस अपने आपस में चुन लो, छे आपस में चुन लो। एक बहुत बुजुर्ग थे हम में से, तो मैं नहीं कह दिया जी इनको तो आप इलेक्ट कर दो, भी अपने साथ इलेक्शन लड़ते अच्छे नहीं लगते, बहुत बुजुर्ग हैं, सुधीर जैन जी थे। तो हमने कहा जी काफ़ी मोस्ट सीनियर हैं सिरसा में ये, तो चलो, बाकी 5 इलेक्ट होने थे, बराबर से के थे, कोई छोटा बड़ा जैसे ज़्यादा नहीं। फिर किसी ने कहा जी ऐसा करो पर्चियाँ डाल लो, भी 13-14 लोग हैं, 6 चुनने, नाम लिख के डाल लो और 6 निकाल लो, जिसका नाम आ गया वो इलेक्ट हो जाएगा, पर्चियाँ डाल लो। अब पर्ची कोई लॉजिक थोड़ी है इसका, ये कोई चीज़ है ऐसे तुक्के से उसका भी नंबर लग गया जिसने सोचा नहीं मैंने जीतना है, मान लो कहता पर्ची निकल गई अपनी तो लॉटरी लग गई, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई बढ़िया सिस्टम होता है क्या ड्रॉ निकालना, बढ़िया सिस्टम नहीं है। इससे तो अनडिजर्विंग, मान लो जो जिसने बढ़ाई इसलिए भी शायद तुक्का वैसे ही लग जाए, इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं अपने, ऐसा कुछ सिस्टम। बड़े अपने आम इलेक्शन में ना बड़े लोग ऐसे फॉर्म भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं थोड़ी सी कैंपेनिंग करके, वो क्या करते हैं बड़े मेंबर जिसने जीतना है मान लो जो फाइट में, वो उनको ऑफर कर देता है यार तू मेरी सपोर्ट में बैठ जा, अपना नाम वापस ले ले, मैं तेरे को इतने लाख दे दूंगा। आधे तो इसलिए वो फॉर्म भरते हैं, मेरे को इतने लाख रुपए दे दो, मैं ओपनली अनाउंस कर दूंगा मैंने तो इस बंदे को क्या कर दिया है स्पॉट, मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ इसकी स्पॉट में, लाखों रुपए ले लेते हैं। ऐसे भी बड़े लोग होते हैं जिनको पता है जीतना नहीं है, बस सिर्फ इसलिए कि शायद क्या पता तुक्का लग जाएगा, एक इलेक्शन में कोई 5-4 लाख रुपए ही बन जाए, और वो होता है ऐसे। तो मैंने भी विरोध किया, भी ये पर्ची वाला सिस्टम तो कहीं भी लॉजिकल नहीं है, या तो तुम वैसे ही सिलेक्ट कर लेते, लेकिन ये क्या पर्ची आएगी ठीक है, ये नहीं है सिस्टम। पोलियो, फिर अल्टीमेटली और लोगों ने भी कहा पोलो, 2-4 ने कहा भाई हाँ पर्ची निकाल लो, पर चलो फाइनली पोल। तो वही चीज़ है, पोल अच्छी चीज़ है, पोल में क्या है सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और फिर ठीक है जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, वो बात मान ली जाएगी, इसमें डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। चलो कहते जी कौन डिमांड कर सकते हैं रिजल्ट से पहले भी, और विड्रॉवल ऑफ डिमांड बताया ना, ये डिमांड कभी भी विड्रॉ हो सकती है, कोई भी पर्सन डिमांड पोल की विड्रॉ कर सकता है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो तो यही है। अगर आपने पोल की डिमांड कर दी, पोल हो गया, पोल होने के बाद रिजल्ट आ गया, अब आप थोड़ी अब कौन सा डिमांड विड्रॉ करना है, यानी पोल होने के बाद भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ पोल का, वोट डले, आप जिसने तनिष ने डिमांड की थी पोल की और ये कह दे मैं अपनी पोल वाली डिमांड को वापस देता हूँ प्लीज़ रिजल्ट आउट ना किया जाए, तो नहीं किया जाएगा, जो चल रहा है वही सही है। नेक्स्ट कह रहा है टाइम ऑफ पोल, अगर मीटिंग एडजर्न करना या चेयरमैन की इलेक्शन का मुद्दा है तो पोलिंग उसी वक्त करवाई जाए बिना देरी के। चेयरमैन को क्या चाहिए, चेयरमैन को इंसल्ट भी फील होती होगी, मेरे को बदलने के लिए पोल की डिमांड हो रही है, गुस्से में कहता आ जाओ अभी करवाओ पोल जल्दी से, मुझे रहना ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो वो चेयरमैन को उसी वक्त करवानी चाहिए, मीटिंग एडजर्न करने की डिमांड उठ रही है तो भी। लेकिन कोई और मैटर है तो चेयरमैन टाइम ले सकता है, कहता है कल करवाऊंगा, परसों कराऊंगा, 2 दिन का टाइम उसके पास होता है, क्योंकि वो कहता है जी आज जो मेन मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे, जो मेन मुद्दे आपने पहले अनाउंस किए हैं वो डिस्कस हो गए, टाइम नहीं है ये वाले पे आप कल करा लेंगे, आ जाना सारे, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रूटनियर कौन होता है पोल में, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन
कितने होंगे, 1 2 3 4 डिपेंड करता है, कंपनी बहुत बड़ी है, लाखों हजारों मेंबर है, तो आप ज़्यादा बंदे अपॉइंट कर लो। अगर थोड़े हैं तो मतलब एक आदमी या 2 आदमी ही काफ़ी है। इंडिपेंडेंट पर्सन हो, पोल इनके निगरानी के अंडर होगा, ये अपना फैसला गिनती करके चेयरमैन को बता देंगे। चेयरमैन की पावर क्या है, चेयरमैन का के पास पावर है रेगुलेट करना, पोल करवाने की पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करना। रिजल्ट ऑफ पोल कौन अनाउंस करेगा, चेयरमैन। बना के किसको दे देगा, स्क्रूटनाइजर, चेयरमैन को दे देगा। इसके प्रोविजन क्या नीचे लिखा है, क्या चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग को क्या इंश्योर कर लेना चाहिए पोलिंग के वक्त, स्क्रूटनाइजर को रजिस्टर्ड मेंबर दे दिया जाए। ये बैलेट पेपर में था ना भैया, स्क्रूटनाइजर चेक करेगा किसके पास कितने वोट हैं शेयर्स के अकॉर्डिंग, या डिफरेंट राइट वाले शेयर हैं, तो उसको क्या दे दिया जाए, मेंबर का रजिस्टर जिसमें लिखा हो नाम, किसके पास कितने शेयर, कितने वोट, क्लाइंट आईडी वगैरह सब हो, ताकि वो मैच करके फिर वोटिंग करवाएगा और कल को कोई वोट बंदा फालतू डाल जाए तो उसका वोट रद्द करेगा। और सबके साइन, जब वो पोल पेपर होता है ना उस पर साइन करके डलता है, उसमें साइन करके डलता है, तो वो साइन भी उसके पास होंगे तो मैच करेगा खोल के, हाँ साइन प्रॉपर है कि नहीं है, तो साइन वाइन हो जाएंगे। अटेंडेंस रजिस्टर कि आज मीटिंग में कौन कौन लगा है, पता लगे जो आए नहीं उसका भी वोट डाल गया कोई, मीटिंग में कितने लोग हैं उसमें से कितने आए हैं, किसका प्रोक्सिया है, उसके पास स्क्रूटनाइजर को सारा रिकॉर्ड दिया जाएगा, किसका प्रोक्सिया है, कौन खुदा है। कई बार प्रोक्सी भी आ जाए, मेंबर फ्री हो गया वो खुद भी आ जाए तो किसका वोट गिना जाएगा। कल को झगड़ा हो जाए, मेंबर का वोट गिना जाए कि प्रोक्सी का गिना जाए, तो स्क्रूटनाइजर चेयरमैन से बात करके फाइनल फैसला करेगा किसका वोट गिनना है। वैसे ज़्यादातर मेंबर प्रोक्सी दोनों आ जाए तो मेंबर का वोट, प्रोक्सी कैंसिल। लेकिन अगर प्रोक्सी वोट डाल गया उसके बाद मेंबर आता है तो प्रोक्सी का वोट गिना जाए, बताया था। ज्वाइंट होल्डर है तो किसको वोट डालने का राइट होता है, जिसका नाम पहले हो। अगर जिसका नाम पहले है वो आई नहीं तो दूसरे नंबर पे जिसका नाम है वो, और दूसरे वाला में नहीं आया तो तीसरे नंबर वाला, ऐसे। या अपना प्रॉक्सी भेजो, प्रॉक्सी वोट डाल सकता है। और क्या, एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं, वैसे 10% से ज़्यादा शेयर्स के अगेंस्ट एक अकेला आदमी प्रॉक्सी बन के नहीं आ सकता होता, रूल है ये, ठीक है ना। चलो, तो बता रहे हैं स्क्रूटनाइजर को मेंबर का रजिस्टर दे दो, साइन सैंपल दे दो, कौन मेंबर अटेंडेंस लगा दो, कौन आए हैं, किन के प्रॉक्सी आए हैं, सब बता दो। स्क्रूटनाइजर आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट रिसीव बाय कंपनी। क्या कहता है सेक्शन 105, लिख लो छोटा सा, सेक्शन 105 किस चीज का है, प्रॉक्सी का। 112(13) किसका है, रिप्रेजेंटेटिव का, ऐसे ना। रिप्रेजेंटेटिव को तो कोरम में भी गिना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव समझे। कंपनी शेयर खरीद ले, कंपनी कैसे जाएगी, अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। सरकार पीएम ऑफिस वाले खरीद ले तो पीएम जाएगा क्या मीटिंग में, रिप्रेजेंटेटिव को कोरम गिना जाता है, यस। एक आदमी 2 का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकता है, यस, और गिना जाता है 2 में उसे। चलो, तो 105 प्रॉक्सी, 112(13) रिप्रेजेंटेटिव। स्क्रूटनाइजर के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि कौन कौन प्रॉक्सी और किन किन के रिप्रेजेंटेटिव आए। सी, स्क्रूटनाइजर क्या अरेंज करेगा, पोलिंग पेपर, जिसमें आप साइन करके वोट डालोगे और उस डिब्बे में बॉक्स में डालोगे, ये पेपर अरेंज करेगा और पेपर सबको बांटेगा। किसको, प्रॉक्सी को भी, जो पर्सनल प्रेजेंट मेंबर है उनको भी। ज्वाइंट होल्डर है तो उसको देगा जिसका नाम पहले है, वो नहीं आया तो दूसरे वाले को, ऐसे पेपर बांटेगा ताकि वोट डालें। पेपर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, MGT 12 जैसा। पेपर का जो फॉर्मेट है ना MGT 12, MGT 11 पे वो प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्मेट हुआ करता था, 15 पे रिपोर्ट ऑन AGM हुआ करता था। चलो, 12 पे कह रहा है MGT 12 पे पोलिंग पेपर का फॉर्मेट होगा कि ऐसा पेपर होना चाहिए। डी पॉइंट, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, कहता है रिकॉर्ड बनाएगा पोलिंग पेपर का, किस किस को पेपर दिए हैं, फिर वो डालेंगे लोग। कहता है डिब्बा जो होगा, बॉक्स, वो सील्ड होगा, लॉक होगा सबकी प्रेजेंस में। जो वोटिंग शुरू होगी तो खोल के दिखा भी देगा, सील करेगा। 2 गवाह होने चाहिए उस वक्त, कल को कोई ऑब्जेक्शन कर दे वो देखेगा। जी, अगर कभी एम्बिग्युइटी हो कि इस प्रॉक्सी के को अलाउ है कि नहीं, तो वो चेयरमैन से बात करके डिसीजन ले सकता है कि इसका वोट माना जाए कि नहीं। वैसे रूल यही होता है, प्रॉक्सी पहले वोट डाल गया तो डाल गया, लेकिन मेंबर आ गया उस वक्त प्रॉक्सी की छुट्टी हो जाती है, यानी कि प्रॉक्सी ने मेंबर के आने तक वोट नहीं डाला तो वोट किसे डालने दिया जाएगा, पर्सनली प्रेजेंट मेंबर को। वो कह रहा है कन्फ्यूजन हो तो वो चेयरमैन से बात करके डिसाइड कर लेगा, ठीक। और स्क्रूटनाइजर इंश्योर करेगा जो प्रॉक्सी अपॉइंटेड है
वो मतलब मेंबर आ गया तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। स्क्रूटनाइजर काउंटिंग करेगा कितने फेवर कितने अगेंस्ट है, और काउंट करके रिजल्ट किसको देगा, चेयरमैन को देगा। क्लियर। और अगर मान लो वहाँ पे ई वोटिंग की बात आ गई, यार बैलेट पेपर में तो टाइम बड़ा लगता है गिनती करने में और उसमें, तो वो कहता है जी वहाँ पे मशीन लगा लेते हैं, वोटों में लगती है जैसे आम इलेक्शन में ई वोटिंग, तो फिर आपको स्क्रूटनाइजर को टेक्निकल आदमी की सपोर्ट देनी पड़ेगी। बड़ा वो हो सकता है इतना एक्सपर्ट ना हो टेक्निक में, तो उसे थोड़ा हेल्पर हुल्पर दो ताकि ई वोटिंग वो अच्छे से करवा सके। नेक्स्ट के पॉइंट कहता है वो पूरी रिपोर्ट बनाएगा, कितने वोट डले, कितने फेवर, कितने अगेंस्ट, कितने वोट बेकार हो गए, इनवैलिड हो गए, और वो अपनी रिपोर्ट MGT 13 में बना के किसको दे देगा रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बना के फेवर वाले अगेंस्ट वाले नील वोट, क्यों बेकार हुए इनवैलिड हुए, रीजन के साथ ये वोट बेकार हो गए, संभाल के रखेगा, कल को कोई ऑब्जेक्शन ना करे, और चेयरमैन को बना के रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट MGT 13 फॉर्मेट में होगी, नीचे अपने साइन करेगा स्क्रूटनाइजर और चेयरमैन को दे देगा। चेयरमैन साहब क्या रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। ये वाला तो प्रोसेस सारा सेम सही है, बैलेट वाले में भी इसमें भी सही है। बस मेन चीज़ है पोल शो ऑफ हैंड की बजाय पोल की डिमांड हो सकती है, चेयरमैन खुद करवा दे या किसी के कहने से, 1/10 वाले लोग कहें या 5 लाख रुपए के शेयर रखने वाले, और कंपनी में शेयर नहीं तो 1/10 मेंबर कह दें, पोल की डिमांड कर दें, तो पोल करवाना पड़ेगा किसको, चेयरमैन को। और जो दो मुद्दे हैं मीटिंग एडजर्न करना या चेयरमैन का चेंज करना, उस पर तो इमीडिएटली वोटिंग करवानी चाहिए। बाकी कोई और मुद्दे पे चेयरमैन टाइम ले सकता है 2 दिन का, कल करवा दे, ऐसा हो सकता है। ठीक, वैसे शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आउट हो गया, उसके बाद भी पोल की डिमांड हो सकती है, हाँ उससे पहले भी। जब पोल हो गया उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले पोल की डिमांड करने वाले लोग विड्रॉ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, यानी पोल का रिजल्ट आउट होएगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। 109 हो गया। अगले पेज पे आओ, क्या कहता है, कहता है वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड और वोटिंग बाय पोल। नंबर ऑफ वोट, शो ऑफ हैंड में एक आदमी एक वोट होता है, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग पोल में एक शेयर एक वोट अक्सर ये पोल में होता है। वोटिंग पर्सनली प्रेजेंट कर सकता है, हाँ शो ऑफ हैंड में पर्सनल प्रेजेंट मेंबर कर सकता है, प्रॉक्सी नहीं, लेकिन पोल में प्रॉक्सी भी पर्सनली प्रेजेंट मेंबर भी वोट कर सकता है, प्रॉक्सी आ सकता है नहीं। नीचे कह रहे एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी, 2015 में नोटिफिकेशन आया कि सेक्शन 101 से 107, 101 है ना लेंथ ऑफ नोटिस, 102 स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस, ये सब पढ़ते हैं ना, 103 वगैरह जैसे कॉर्म वगैरह ये सारा पढ़ते हैं, ये सारे सेक्शन 107 106, तो 107 वोटिंग का मोड कैसे होगा, 106 वोट डिफरेंटली डाल सकते हो, ये सब पढ़े अपने। 105 जैसे कि प्रॉक्सी के रूल, ये सारे 108 ई वोटिंग, 109 अभी पढ़ा वोटिंग बाय पोल। कहता है 101 से लेके 107 और 109 सेक्शन जो है प्राइवेट कंपनी पे लगेंगे, ये सेक्शन लगेंगे जब तक कि कोई अलग से रूल ना हो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन और द आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज ये सेक्शन लगेंगे, यानी एग्जम्पशन नहीं है। 101 से लेके 107 तक के सेक्शन और 109 प्राइवेट कंपनी पे भी लगेगा, जब तक कि इन सेक्शंस में प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन ना दे दी जाए, यानी ये उल्टा एग्जम्पशन नहीं है, ये तो बता रहा है लगेगा, ये सेक्शन लगेगा प्राइवेट कंपनी पे जब तक कि कोई एक्ट में अलग से रूल ना हो तो। सही है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेजोल्यूशन रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, और एक है, एक पेज छोड़ के अगले पेज पे 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। एक है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सेक्शन 111। वैसे अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए ना
तो ये दोनों सेक्शन में फ़र्क नहीं पता लगता। ये दोनों में ऐसा ही लगता है कि मेंबर डिमांड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं इस मुद्दे पे रेजोल्यूशन पास किया जाए। इन दोनों में ऐसा ही लगता है, लेकिन दोनों में मामूली फ़र्क है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। क्या ये बड़ा मुद्दा है, वो आम बात है, वो बड़ा मुद्दा है। वो कह रहा है कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसके लिए क्या है, स्पेशल नोटिस देना चाहिए। किसको? कंपनी को। किसको देना है? आप लोगों को। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें शेयर होल्डर यानी मेंबर कंपनी को नोटिस देंगे, स्पेशल नोटिस, कि भाई ये काम ना किया जाए या ये काम किया जाए, और तब तक वो काम नहीं होगा। जैसे मान लो बिजली बोर्ड में जेई साहब हैं, उनको हटाना है। क्या बिजली बोर्ड अपने आप हटा देगा? क्यों? क्या वजह है? रीज़न? कोई लोग डिमांड करें, कंप्लेंट आए उनके खिलाफ, कोई सबूत होंगे तो ही ना। बिना कंप्लेंट के कर दोगे? कंप्लेंट तो आए। एक मोहल्ले में लाइट बंद पड़ी है, किसी ने कंप्लेंट की लाइट बंद पड़ी है, को ना फिर ना करे तो एक्शन होगा। कहा ही नहीं किसी ने तो एक्शन क्या होगा? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आप चाहते हो तो कंपनी को चैलेंज करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा सर ये ऑडिटर मस्ट नॉट बी कंटिन्यू, ये ऑडिटर कंटिन्यू ना करे, सर ये डायरेक्टर बदला जाए, ये डायरेक्टर कंटिन्यू ना किया जाए। ये आपके डिमांड करने पे होगा। एक स्कूल है, यहाँ लिखता हूँ सिरसा में, पीछे स्कूल में हल्ला हुआ, एक टीचर बदला गया, मार्क्स मुक्स कम लगा दिए थे, ऐसा कोई था, सुनने में आया था। तो एक बार हम लोग मैनेजमेंट के पास बैठे थे, कोई इलेक्शन का दिन था, सीए के इलेक्शन, तो उसी स्कूल में होते थे। तो वहाँ की मैनेजमेंट भी आती, प्रिंसिपल और इस तरह। तो जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो ट्रस्ट है पूरी, तो उनको किसी ने ये मुद्दा उठा दिया, अभी आपके स्कूल में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, अभी हमने सुना है अभी मार्क्स आपके टीचर क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ने वालों के लगाते हैं, उनको फेवर करते हैं, दूसरे को अगेंस्ट होते हैं। वो कहता है जी हमें भी पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कोई कंप्लेनेंट तो चाहिए, कोई कंप्लेनेंट तो आए। कहा हमें भी बताइए बात, कंप्लेनेंट आएगा, कोई पेरेंट्स आएंगे, हम उनसे रिटर्न में लेंगे तो ही हम उस बंदे के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। अगर कोई कंप्लेनेंट ही नहीं होगा मान लो, तो हम कैसे एक्शन लें? अपने दम पे ऐसे हटा दें उसको, समझ गए ना। कुछ मुद्दे होते हैं जिस पे आपको अटेंशन दिलवानी पड़ेगी, उनका कंसीडरेशन दिलवाना पड़ेगा, वो तो ही कंसीडर करेंगे ना। अपने आप में कंपनी कैसे कहते ऑडिटर को हटाया जाए, क्या वजह? कोई पूछेगा, कहता नहीं बस वैसे ही। ऐसे कैसे? कोई रीज़न तो चाहिए। किसी ने कंप्लेंट डाली, किसी ने ऑब्जेक्शन की, सर हमें नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्या नहीं, हमें फेथ नहीं है इस पर, सर ये डायरेक्टर बंदा गलत है, गड़बड़ करता है, नहीं चाहिए। तो कोई रीज़न कंपनी में लिख के दो, कंपनी को डिमांड करो, कंपनी फिर उसके बाद क्या आपकी बात सुनेगी। और उस टॉपिक पे क्या है, लोगों को आप तो ने तो कंपनी को लिख के दे दिया, कंपनी भी तो सबको बताएगी भी आओ कमिंग मीटिंग में आओ और इस टॉपिक पे क्या रेजोल्यूशन पास करना है अपन है, सारे भाई इकट्ठे हो और फैसला करो क्या करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप लोग नोटिस में कंपनी के लाओगे तो कंपनी रेजोल्यूशन पास करवा पाएगी, नहीं तो रेजोल्यूशन आएगा ही नहीं। रेजोल्यूशन पास तो दूर की बात, रेजोल्यूशन आएगा ही नहीं कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होनी है, ठीक है। तो आपको टेंशन दिलवानी पड़ेगी। और जबकि ये जो है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें जो दिल में आए मुद्दा वो कंपनी को कह सकते हैं कि सर कमिंग मीटिंग में जो होने एंशुइंग मीटिंग है, आगे आने वाली मीटिंग, हम लोग चाहते हैं सर कि आप मीटिंग में क्या करो, इस टॉपिक पे रेजोल्यूशन पास करो। ये टॉपिक कोई भी हो सकता है, ये आम डिस्कशन है, लेकिन ये टॉपिक छोटा मुद्दा नहीं होता। ये तो मुद्दा ही क्या 140 सेक्शन वाला रिमूवल ऑफ ऑडिटर या 169 डायरेक्टर के रिमूवल का। डायरेक्टर का तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बड़े मुद्दे हैं, इस पे आपको ध्यान लिखवाना है। तो आप लिख के दो कंपनी को। वैसे कंपनी को लिख के देना है आपने, एजीएम जो होने वाली है उसके 3 महीने पहले नहीं। मान लो एजीएम 1 सितंबर को हो रही है या 1 जुलाई को हो रही है, तो 3 महीने पहले करना, 31 मार्च। फरवरी में लिख के दे दिया बंदे ने 4-5 महीने पहले कि भैया एजीएम जो होगी ना उसमें हम चाहते हैं कि भाई ऑडिटर को रखा ना जाए दोबारा और डायरेक्टर को कंटिन्यू ना किया जाए, हटा दिया जाए। भैया इतने पहले ना बताओ, कितने दिन पहले बताओ, मैक्सिमम 3 महीने अर्ली।
अगर 1 जुलाई को मीटिंग है तो 1 अप्रैल के बाद, और कम से कम कितने दिन पहले मीटिंग से? 14 दिन। एजीएम की डेट से कितने दिन पहले? 14 दिन। तो ज़्यादातर यही होता है, प्रैक्टिकली जो बता रहा हूँ। कहने को ठीक है 3 महीने का रूल है, अगर एजीएम आपकी हो रही है 25 सितंबर को, नोटिस कब आ गए लोगों को? नोटिस ऑफ एजीएम पोस्टेड बाय कंपनी, कब पोस्ट कर दिए कंपनी ने? 1 सितंबर या उससे भी पहले, 28, 29 अगस्त को या 25 अगस्त को पोस्ट कर दिए। इससे लेट करना नहीं। लोग इससे 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर एजीएम, 14 दिन पहले, 14 दिन देखना, 25 सितंबर से 14 दिन पहले। दस को कह दो, 9 को कह दो, कंपनी को लिख के दे दो, ऑडिटर मस्ट नॉट बी कंटिन्यू, ऑडिटर को बदला जाए, डायरेक्टर को बदला जाए, इसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए। ये बातें लिख के दे दो। कितने दिन पहले दे दो? कम से कम 14 दिन। यानी मेरा कहने का मतलब जो प्रैक्टिकली सही चीज़ वो ये है कि जब नोटिस आता है कंपनी का लोगों के घर में, लोगों को पता लगता है कि क्या मुद्दे डिस्कस होने हैं, इस बार उसी ऑडिटर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, डायरेक्टर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये नहीं, इनको नहीं करना। वो लोग क्या है, कंपनी को लिख के देते हैं कि हम स्पेशल नोटिस देते हैं कि हम चाहते हैं कि इनको कंटिन्यू ना किया जाए, डायरेक्टर को या ऑडिटर को या दोनों को, जैसे भी वो लिख के देते हैं 14 दिन पहले। कंपनी हफ्ता पहले, कंपनी हफ्ता पहले किनको कहेगी? 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। कब? 7 दिन पहले, यानी कि लगभग 18 सितंबर। उससे पहले लोगों को मेंबर का स्पेशल नोटिस सर्कुलेट करेगी, बच्चे बच्चे को बताएगी कि हमारे कुछ मेंबर ने क्या किया है, स्पेशल नोटिस दिया है, ऑडिटर नॉट टू बी कंटिन्यू का या डायरेक्टर नॉट टू बी कंटिन्यू। भारी नंबर में पहुंचो सारे, सही है फैसले में। बाकी नहीं होगे तो हम तो फैसला कर ही लेंगे। तो मतलब लोगों को, कंपनी को भी तो टाइम चाहिए। आपको कि सर कैसे पॉसिबल है? 14 दिन पहले, 15 दिन पहले लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला फैसला करना है, कंपनी को बता रहे हैं, कंपनी लोगों को सर्कुलेट करेगी। अब कंपनी के लेटर तो लेट पहुँचते हैं, ऐसा करो मेल कर दो, न्यूज़पेपर में निकलवा दो, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और एक किसमें, इंग्लिश में। कैसे करके कुछ मेंबर ने क्या दिया है, स्पेशल नोटिस ऑडिटर को या डायरेक्टर को कंटिन्यू ना करने दिया जाए, सेक्शन 140 169 का, ठीक है, ताकि लोगों, और वेबसाइट पे डाल दो, वेबसाइट लोग देखते रहते हैं कंपनी की, और मेल आईडी है तो उन पर भी डाल दो, ताकि हर बंदे को पहुंच जाए जो मीटिंग में आके वोट डालना चाहे डाल दे। क्या किसी पे वोटिंग होनी है वो तो बता ही दिया एजेंडा, कि कुछ मेंबर ने डिमांड किया, स्पेशल नोटिस दिया कंपनी को कि इनको कंटिन्यू ना किया जाए। डिमांड करने पे होता है ये वाला मुद्दा है ना, ऑडिटर हटाने का या कंटिन्यू ना करने का या डायरेक्टर कंटिन्यू करने का। अपने आप कंपनी नहीं कर सकती। आप सोचो प्रैक्टिकली, कोई बंदा, कोई डीजीपी है ऊपर पुलिस का हरियाणा का, उसने सीधे एसएचओ हटा दिया। किसी ने पूछा क्यों, क्या वजह है? कहा बस अब बीच बीच में बदलते ही रहते हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे अगला कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा और रेल बन जाएगी डीजीपी की। कोर्ट कहेगा वजह, क्या वजह तो नहीं है सर, रखो फिर, तेरे को हटा दें, तेरे को कैसे लगेगा भैया? कोई कंप्लेंट आई है, कोई एविडेंस है, तो वो पता है क्या करते हैं प्रैक्टिकली। अभी ये भी सुन लो क्या होता है, जब वो हटाना चाहिए ना डीजीपी किसी एसएचओ को या पुलिस के किसी ऑफिसर को, वो कंप्लेनेंट भी खुद ढूंढ लेता है उसको चाहिए फॉर्मेलिटी। वो 2 बंदे अपने खास, उनको कहेगा ऐसा है यार तुम ना एप्लीकेशन दो एसएचओ के खिलाफ, अपन हटाना है। वो चमचे होते हैं बड़े बड़े लोगों के, वो एप्लीकेशन लगा देते हैं। ये कंपनी में भी ऐसा होगा, अगर वो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर चाहेंगे हटाना है, वो क्या वही दे देंगे, तो 10% वाला काम हो जाएगा। चलो इसमें 10% नहीं, इसमें कितने लोग, 1% वाले लोग भी कह देंगे ठीक है, या 5 लाख लोग वाले लोग कह देंगे ठीक है, इसमें नहीं। यानी ये डिमांड थोड़े वाला भी कर सकता है, अच्छी बात है। अब 10% होना और बंदे गलत हों, डायरेक्टर ऑडिटर, तो हटाने चाहते हैं। 1% नंबर ऑफ शेयर रखने वाले लोग कह देना, मान लो कंपनी की कैपिटल है 4 करोड़, 4 करोड़ का 1% करना 4 लाख, 4 लाख थोड़े थोड़े रखने वाले लोग इकट्ठे होके स्पेशल नोटिस देने, या एक अकेला ही दे दे, 4.25 लाख शेयर का मालिक है, अकेला दे दे कि मैं चाहता हूँ ऑडिटर कंटिन्यू ना करे, बदला जाए, हटाया जाए,
तो वो क्या स्पेशल नोटिस दे सकता है। मान लो कंपनी की कैपिटल 9 करोड़ है, 9 करोड़ का 1% करना 9 लाख या 5 लाख, विच एवर इज 109 में तो 10% शेयर थे, यहां सिर्फ 1%। अच्छी बात है, थोड़े वाला भी डिमांड कर सकता है, ठीक है ना, कि भाई ठीक है, क्या डिमांड है, क्या उनकी कोई डाउट है उनको किसी ऑडिटर डायरेक्टर पे, तो वो तो ही डिमांड कर रहा है। और शक वाला हो, जिस पे किसी को शक हो, डाउट हो, ऐसे केस में उन लोगों का चलना भी अच्छी बात नहीं है। तो उस पे क्या है, डिसीजन हो जाए तो अच्छा। तो यानी सिस्टम समझे, नोटिस कौन देगा, ये स्पेशल नोटिस मेंबर, कितने वाले, 1% शेयर रखने वाले या 5 लाख रुपए के शेयर रखने वाले लोग। किसको लिख के देंगे, कंपनी के ऑफिस में देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। कितने दिन पहले, 3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं, एजीएम की डेट से, वैसे कम से कम एजीएम की डेट से 14 दिन पहले और देंगे। यानी प्रैक्टिकली होता क्या है, कंपनी की मीटिंग कब है उसका नोटिस लोगों के घर में आता है ना, तो लोग उसके बाद दे देते हैं, इकट्ठे हो गए, भैया इस एजीएम में आप क्या कर लें, ऑडिटर हटा दें, डायरेक्टर हटा दें, 14 दिन पहले। और कंपनी 7 दिन मीटिंग से पहले क्या करेगी, ये स्पेशल नोटिस की जानकारी बाकी मेंबर्स को देगी कि अपने कुछ मेंबर ने नोटिस दिया हटाने का, मीटिंग में आओ, डिसीजन लो क्या करना है। क्लियर। कंपनी मेल डालेगी, ऐड देगी और बाय पोस्ट भी भेजेगी ताकि सबको जानकारी हो जाए। तो ये प्रोसेस है। और वहाँ फिर मीटिंग में देखते हैं एसआर वगैरह पास करना होता है, आपको पता है 140 सेक्शन कहता था ना, एसआर पास करो हटाने का। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लो, परमिशन, फिर दोनों की कॉपी अगर गवर्नमेंट ने परमिशन, गवर्नमेंट आराम से नहीं देती परमिशन, पूरी दोनों तरफ की बातें सुनेगी, जैसे जज सुनता है, ऑडिटर की भी और डायरेक्टर की भी, यहाँ उधर से कंपनी के लोगों की भी। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया हटा दिया जाए, मिसकंडक्ट किया उन्होंने, तो हटाने का ऑर्डर दे देगी। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी और एसआर की कॉपी कहाँ जमा करा दो, आरओसी में, डिसीजन हो जाएगा। क्लियर। पढ़ो 115 स्पेशल नोटिस। आप ना एक एरो लगा के ऊपर एक 1.5 लाइन लिख लो, इजी रहेगा समझना इस टॉपिक को। नहीं तो 115 और 111 कंबाइन हो जाते हैं, बच्चों को दोनों में नहीं फर्क पता लगता। ये सब मुद्दों पे नहीं, ये सिर्फ 3-4 मुद्दे हैं, मेनली तो 2 ही मुद्दे हैं, डायरेक्टर और ऑडिटर, उसी के 2-2 पॉइंट बना रखे हैं। पढ़ो ऊपर एक लाइन लिख लो, सम मैटर्स, ऊपर लिख लो, 1.5 लाइन है, सम मैटर्स कांट बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, सम मैटर्स कांट बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग ऑफ कंपनी, या मीटिंग लिख लो, some matter can't be discussed in the meeting by company on its own, OWN, on its own, अपने आप पे डिस्कस नहीं कर सकती, on its own, until, on its own, until any member, until any member propose to discuss, until any member propose to discuss, any member propose to discuss the matter, certain matter, until any member propose to discuss that certain matter, such as removal of auditor / removal of director। इससे सारी बात समझ आ जाएगी आपको, रिमूवल ऑफ ऑडिटर / रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सीधी बात है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं अपने आप डिस्कस नहीं हो सकते, उसके लिए क्या है, कुछ मेंबर को कंपनी में प्रपोजल करना पड़ेगा कि सर ये मैटर पे डिस्कशन करो आने वाली मीटिंग में। तो कंपनी उनका जो स्पेशल नोटिस है वो 14 दिन पहले आए, ताकि कंपनी भी लोगों को, बाकियों को इन्फॉर्म करेगी 7 दिन पहले, भाई इस मैटर पे डिस्कशन करनी है। तो ऐसे डिस्कशन अपने आप में हो नहीं सकती। 115 किसी और मुद्दे पे नहीं है, याद रखना, ये डायरेक्टर ऑडिटर के सिवा किसी और मुद्दे पे नहीं, और ये मुद्दा छोटा भी नहीं है, सीरियस मुद्दा है। 140 और 169 सेक्शन का पढ़ो तो ना, 115 ये रूल 23 में कवर होता है ये सेक्शन, इस सेक्शन से रिलेटेड है रूल 23, कॉर्पोरेट कंपनी रूल्स 2014 का रूल 23।
क्या पढ़ो ये स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्या व्हेन अ स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड, कब जरूरत है, जब कोई रेजोल्यूशन आने वाली मीटिंग में मूव करना है। एनी प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल ऑफ कंपनी में प्रोवाइड स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन। कहता आपके आर्टिकल में रूल हो सकता है ऐसा कि भैया इन मुद्दों पे डिस्कशन तब होगी जब मेंबर क्या देंगे, नोटिस। एक्चुअल में होते ही मुद्दे तब डिस्कस है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। अगर किसी ने स्पेशल नोटिस देना है कि ये वाला रेजोल्यूशन मीटिंग में मूव किया जाए, इस पर डिस्कशन की जाए, वोटिंग की जाए, तो वो नोटिस अपनी इंटेंशन का किसको देगा, कंपनी को। कितने लोगों, कम से कम 1% टोटल वोटिंग पावर का, या फिर 5 लाख रुपए के शेयर रखने वाले लोग कंपनी में नोटिस दे सकते हैं। कितने टाइम में, रूल 23 नीचे बता रहा है, कितने दिन पहले कंपनी को बताना होगा, 3 महीने से पहले नहीं। ये काम नहीं आता, रियलिटी यही है प्रैक्टिकल। कंपनी का नोटिस एजीएम कब होने वाली है आता है ना, या कोई भी मीटिंग होने वाली है, उससे उसके नोटिस आते ही बंदे मूड बनाते हैं, और 14 दिन पहले मीटिंग, 21 दिन पहले नोटिस आता है, 14 दिन पहले यानी हफ्ता होता है उनके पास बीच में, कंपनी को बता दें कि इस मुद्दे पे हम रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं मीटिंग में डिस्कशन हो। 14 दिन पहले, नॉट अर्ली देन 3 मंथ्स और नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग वाला दिन और कंपनी को बताने वाला दिन ना गिना जाए, यहां भी वो 2 दिन ना गिने जाए। ठीक, क्या कहता है, मेंबर 1% वाले या 5 वाले कंपनी को लिख के देंगे, साइन करके बकायदा अपने, कि हमने डिमांड की है कि ये रेजोल्यूशन पास किया जाए मीटिंग में। थर्ड, नोटिस टू बी गिवन टू द मेंबर। अब लोगों ने, सिलेक्टेड लोगों ने किनको कहा, 1% शेयर या 5 लाख वालों ने कंपनी को। अब 14 दिन पहले, कम से कम, ज़्यादा पहले कह दें तो अच्छी बात है। एक स्टूडेंट कहता है क्या जी मीटिंग की डेट फाइनल नहीं, उससे पहले कह सकते हैं, कह सकते हैं, पर इतना पहले भी ना हो कि मीटिंग लेट होती जाए और 3 महीने निकल जाएं, फिर वो नोटिस बेकार हो जाएगा। क्लियर। चलो, वैसे ज़्यादातर मीटिंग का नोटिस आने के बाद ही लोग इकट्ठे होते हैं और वो नोटिस देते हैं। चलो, क्या कहता है, नोटिस टू बी गिवन टू द मेंबर। मेंबर को कंपनी नोटिस देगी कितने दिन पहले, नीचे रूल 23 कह रहा है 7 दिन पहले मीटिंग से, और नोटिस देने वाला दिन मीटिंग का दिन ना गिना जाए। एक क्लियर 7 डेज, क्लियर 7 डेज पहले लोगों को नोटिस देगी। नोटिस मीटिंग के नोटिस की तरह दिया जाएगा, वही मेल वेल करके, बाय पोस्ट करके 7 दिन पहले दिया जाएगा लोगों को। और दूसरा, क्योंकि टाइम कम है, ना पहुंचे शायद, कहीं दूर दराज के एरिया, वहाँ पे नोटिस पहुंचे ही ना कि ऐसे करके मैटर डिस्कस करना है, तो क्या करो, आप मेल भी कर दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी निकाल दो जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक, अपनी वेबसाइट पे भी डाल दो ताकि हर एक के घर में पहुंच जाए। मेन टॉपिक पे आओ, नेक्स्ट पे में क्या, प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस। मेन मुद्दा, स्पेशल नोटिस किन चीज़ों पे देना है, 2 ही मुद्दे हैं, ऑडिटर की रिमूवल और डायरेक्टर। पढ़ो, ए रेजोल्यूशन, ये कहता है रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एज एन ऑडिटर एट द एजीएम। एजीएम में ऑडिटर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जनरल मैटर है, होता ही है, और लोगों ने लिख के दिया है अभी किसी और को ऑडिटर रखा जाए, या लोगों ने लिख के दिया है कि रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा कंटिन्यू ना करो। क्या होता है, एक स्टूडेंट पूछता है जी इस लाइन का मतलब क्या है। वैसे इस लाइन का आज की डेट में कोई मतलब नहीं है, पुराने टाइम में मतलब था। क्या होता था, 5 साल के लिए ऑडिटर रखा जाता था पहले, लेकिन हर मीटिंग में ना दोबारा डिस्कशन होती थी, हाँ इसको कंटिन्यू कर लो, इसको। अब क्या है, एक बार ऑडिटर पॉइंट हो गया, ऑटोमेटिकली कितने साल चलेगा, 5। हाँ, उसे हटाना है, आप बताओ हटाना है तो आप रेजोल्यूशन पास करो एसआर हटाने का, उसको दे दो भाई, तेरे खिलाफ बता देना उसको, तेरे खिलाफ 1% से ज़्यादा वालों ने या 5 लाख से ज़्यादा वालों ने नोटिस दे दिया तुझे हटाने का, अपना जवाब तैयार कर ले, बाकी तू शायद हट सकता है एसआर पास हो गया तो। बाकी इतना आसान भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन बाद में और लेंगे हम एसआर के साथ, वो एक अलग बात है, पर लोग डिमांड कर सकते हैं। पुराने रूल में पता क्या था, जैसे एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, अपॉइंट हो गया, हर साल ओआर पास होता था दोबारा, साल बाद एजीएम होगी, फॉर्मेलिटी से हाँ जी इसको कंटिन्यू कर लिया जाए, चलो बोलो कौन कौन तैयार है, ऐसे करके ओआर पास होता था। अब नहीं होता है, इसलिए उसको दोबारा कंटिन्यू ना किया जाए, इस बात का कोई मीनिंग नहीं। 5 साल से पहले हटाने का मतलब रिमूवल ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। ए और बी दोनों पॉइंट के साथ 144 लिख लो आप ब्रैकेट में, सेक्शन ए और बी के पॉइंट के साथ सेक्शन 140 सब सेक्शन 4,
140(4) 140(4) लिख लो भाई। ऑडिटर को की जगह किसी और को अपॉइंट करना है, मतलब इसको हटाना है, बात यही है घुमा फिरा के। सेम यही चीज़ सी और डी पॉइंट में 169(2) सेक्शन कि भाई रेजोल्यूशन पास करना है डायरेक्टर को उसकी एक्सपायरी ऑफ पीरियड से पहले ही, टेन्योर पूरा होने से पहले हटाना है, उसकी जगह किसी और को रखना है। दो ही मुद्दे हैं, डायरेक्टर को कंटिन्यू नहीं करना, टाइम से पहले हटाना है, वही ऑडिटर को 5 साल पूरा नहीं करना, किसी और को रखना है, या ये कोई से हटाना है, एक ही बात है। तो आप इन दोनों मुद्दों पे क्या लाएंगे? स्पेशल नोटिस। ये जब तक स्पेशल नोटिस नहीं होगा ये मुद्दा कभी कंपनी ध्यान देगी नहीं। इस मुद्दे के लिए जरूरी है कि लोग कंप्लेंट फाइल करें, कंपनी को 14 दिन पहले दर्ज कराएं कि इस मुद्दे पे एसआर पास किया जाए कमिंग मीटिंग में, 14 दिन पहले। और कंपनी मीटिंग से हफ्ता पहले घर घर बताए, हर मेंबर को नोटिस दे कि इस टॉपिक पे रेजोल्यूशन पास होना है। क्लियर? लोग आएंगे, देखते हैं एसआर पास हो गया ऑडिटर को हटाने का या डायरेक्टर का, देख लेंगे, गवर्नमेंट की परमिशन ऑडिटर में ले लेंगे, ना मिली तो चलता रहेगा। समझे? 115 सेक्शन क्यों बना? सिर्फ ये दो चीज़ें, डायरेक्टर की रिमूवल, किसी और को रखना है, ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करना, सिर्फ इतना पास करना है। जिन्होंने नोटिस दिया ना वो कहते हैं जी हम चाहते हैं इसको नहीं रखना। किसी ने पूछा किसको रखना है, फिर कहता वो नहीं पता हमें, कहता वो आप मीटिंग में देख लेना, पर हम क्या चाहते हैं इसको कंटिन्यू नहीं करना। ये भी कह सकते हैं किसी और पे डिस्कशन करनी है, वो भी हो सकता है। चलो, तो समझ आया क्या क्या शर्तें हैं 115 की? क्या क्या? स्पेशल नोटिस दो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं बिना स्पेशल नोटिस दिए वो मुद्दे डिस्कस नहीं हो सकते, नोटिस देना ही पड़ेगा, कंपनी अपने दम पे नहीं कर सकती। और नोटिस देना है रिमूवल ऑफ ऑडिटर या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 144 या 169(2), मेन मुद्दे ये हैं, और किसी चीज़ पे नहीं है ये रूल। और के लिए 111 पढ़ेंगे अपन, ये सिर्फ इन मुद्दों पे है, और ये इसके बिना होंगे नहीं कभी डिस्कस, हटाने की बात है, कंप्लेंट आएगी नहीं। तो 14 दिन पहले लोग किसको बताएंगे? कंपनी को। कंपनी हफ्ता पहले किसको बताएगी? मेंबर को। फिर मेंबर आके जो फैसला करना है करेंगे, और कंपनी ऑडिटर डायरेक्टर को भी बता देगी कि तुम्हारे अगेंस्ट ये देखो स्पेशल नोटिस है कुछ मेंबर का तुम्हें हटाने को लेके, कहीं बाद में तुम्हें झटका लगे, पहले बता देते हैं ये आ गए नोटिस। अब देखते हैं रेजोल्यूशन तुम्हारे खिलाफ पास हो, एसआर पास करना है, आसान भी नहीं होता, 3/4 मेजोरिटी चाहिए एसआर पास करने के लिए। देखते हैं क्या होता है मीटिंग में, एसआर पास हो गया तो हटेंगे, पर साथ में गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी ऑडिटर को हटाने के लिए। पहले एसआर तो पास करो गवर्नमेंट का, फिर देखते हैं। यही कितने लोग डिमांड करें? 1% टोटल शेयर का रखने वाले या 5 लाख का शेयर रखने वाले डिमांड करें तो ऑडिटर को हटाने का स्पेशल नोटिस या डायरेक्टर हटाने का दे सकते हैं। समझ आई? कंपनी के पास टाइम बहुत थोड़ा है, 7 दिन पहले देना है नोटिस। इसी न्यूज़पेपर में दे दे, इंग्लिश में, वर्नाकुलर में, वेबसाइट पे डाल दे, मेल कर दे, पहुंचा दे, जैसे ना जैसे। जैसे मान लो अचानक हमने क्लास ऑफ कर दी, मान लो, और जैसे आप में से तो लगभग मुझे लगता है सारे लोकल ही हैं, पर कई बार क्या होता है जैसे फाउंडेशन का बैच है, मतलब उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, कोई सरदुलगढ़ से आता है, 2-3 डबली से, 3-4 बजे बेचारे कालावली से चल के आते हैं, फिर 8 बजे, कहाँ से इलाहाबाद से 2 लड़कियाँ, तो वो बच्चे वहाँ से चल के आ जाए और यहाँ आया तो पता लगा छुट्टी होगी आज। तो थोड़ा कोशिश होनी चाहिए कि भाई अगर देखो इमरजेंसी तो अचानक आ गई तो कुछ कह नहीं सकते, वरना मान लो अगर 2-3 घंटे पहले भी आपको आइडिया हो गया भी आज क्लास नहीं लग सकती, तो आप कम से कम क्या, हम लोग कोशिश करते हैं मैसेज डालो, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इंडिविजुअल मैसेज भी डाल दो, प्लस SMS कर दो। वो ऐप में भी मैसेज चला जाता है ना अनाउंसमेंट में, ऐप में जो जो बच्चे ज्वाइन कर रखा है ऐप लगभग सभी ने, उसमें भी डाल देते हैं, वो ऐप के थ्रू भी मैसेज चला जाता है, और उसमें और भी लिख देते हैं, चलो इसके बाद भी ना जाए तो इन्फॉर्म ऑल अदर फ्रेंड और लिख देते हैं कि भाई अगर मान लो दीक्षा इकट्ठी आती हैं, एक दीक्षा को ने मैसेज पढ़ लिया वो आ गई और दूसरे ने नहीं पढ़ा, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि दूसरे को बता दो, सारी ड्यूटी हमारी तो नहीं है, आप भी तो एक दूसरे को बता सकते हो भी आज क्लास ऑफ है। भाई मान लो इकट्ठे आते हैं तो उसमें हम ये भी लिख देते हैं भी कल को चलो इन्फॉर्म अदर। कई तो सोचते होंगे ये क्यों लिखते हैं, जो ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं ये क्यों लिखते हैं इन्फॉर्म अदर, ग्रुप में तो सारे ही हैं। तो भैया कोई इकट्ठे आते हैं तो बता देगा, हमारा काम तो यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे हम ये भी कोशिश करते हैं अगर 2-4-5 बच्चे बाहर के ना ध्यान है ये वाले, फ़ोन भी कर देते हैं, स्टाफ को कह दी 5-6 बच्चों को फ़ोन कर दे जो बाहर के हैं, दूसरे शहर के हैं, आएंगे जाएंगे वापस बसों में किराया लगेगा, ये वो टाइम ज़्यादा, लोकल का फिर भी चल जाएगा, बाहर वाले को बड़ी दिक्कत है, तो कई बार टाइम हो तो फ़ोन भी कर देते हैं।
तो वैसे ही कंपनी को भी कोशिश करनी चाहिए, रहना नहीं चाहिए कोई, सबको क्या है नोटिस पहुंच जाए। ऐसा ना हो बेचारा यार इस मुद्दे पे हटाने की बात थी, क्या मेरे को बड़ी नफरत है उस ऑडिटर से या उस डायरेक्टर से, मैं भी आता, मैं भी उसके खिलाफ वोट डालता, यार पता ही नहीं लगा यार, होता ना ऐसे। ये सबको पता होना चाहिए, आए ना आए कोई अपनी मर्जी। पता तो एक दिन सबको पता लगा इंस्टीट्यूट की फेयरवेल है, अचानक फाइनल हुआ, ठीक है फेयरवेल है, और कुछ को पता ही नहीं। क्या कमाल ही होगी सर, कहता जी हमें पता ही नहीं, हम भी बैच का पार्ट थे, हमें पता ही नहीं। क्या किसी ने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, कोई और फ्रेंड बता देता, क्या हम भी बैच का पार्ट नहीं है? तो बताना चाहिए। यूथ फेस्टिवल हो रहा है सीए स्टूडेंट्स का, आधे वो घर में पेन ड्राइव ले लेके बैठे होते, उनको कौन बताए, कि उनको कोई जानते नहीं होता। या तो वो एक्टिव हो, एक्टिव मीन्स एक दूसरे के टच में हो, तो सर्कल होता है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको फ्रेंड्स ये वो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता ना। ऐसे बड़े बच्चे होते हैं ऐसे, वो अपने में मस्त होते हैं, वो दुनियादारी कोई मतलब नहीं, ना शौक है ना कुछ है, ऐसे होता है बड़े लोग। तो उनका सर्कल भी नहीं होता ऐसे बच्चों का, उनको कौन बताए। या वो आईसीआई ब्रांच की किसी प्रोग्राम में आए हों तो लोगों को पता हो उसके बारे में। कई बार ऐसा होता है, मेरे मोहल्ले का एक बच्चे ने सीए ज्वाइन की, मुझे पता नहीं था, बाद में पता लगा भाई, वो बाद में आए पूछने, वो दिल्ली से पेन ड्राइव ली, कौन सी ली मुझे पूरा नहीं पता, वो फेल हो गया बच्चा। फिर मेरे पास आए तो मुझे पता लगा अच्छा ये भी करता है सीए, नहीं पता होता, घर बैठे अगला, किसी को मिलता नहीं, करता नहीं, क्या पता किसी को, ये सिस्टम। अब वो बाद में कंप्लेंट करे जी यूथ फेस्टिवल हुआ था हमारे बच्चे को, तो बताया नहीं किसी ने, तो कौन बताएगा। आपका बच्चा भी तो कुछ एक्टिव हो, शहर में कुछ हो रहा है पता हो, तो कोई मेंबर के ग्रुप बने हैं, स्टूडेंट के ग्रुप बने हैं वैसे, और उसमें सारे बच्चे नहीं हैं। मान लो रोज़ ही सीए स्टूडेंट ज्वाइन करते रहते हैं, उस ग्रुप में कोशिश करेंगे नवंबर के बाद दोबारा ऐड करें बच्चों को। दिक्कत है उसमें भी 200 के बाद और ग्रुप बनता है, अभी बने हुए हैं ग्रुप 1 2 बने हुए हैं स्टूडेंट के, लेकिन 200 से ज़्यादा ऐड नहीं होते ना, शायद उसमें भी ऐसा पंगा होता है। तो वही चीज़ है, कोशिश तो करो, देखो आप अपनी ओर से करो। यूथ फेस्टिवल हुआ था, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, आज तक भी जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ा था, आज तक भी मैंने सबको डाल दिया, उसमें से 4 सीए भी बन गया हूँ, सीए भी तो इन्वाइटेड थे, मैंने सबको डाल दिया। पिछले ग्रुप थे 4 6 साल पुराने ग्रुप भी बने होते ना, गोयल लिखते ही वो आ जाते हैं पुराने, डिलीट नहीं किए, जैसे बाई चांस पढ़े हैं, इनएक्टिव पढ़े हैं, उन ग्रुप्स में भी और जहाँ भी सब यूथ फेस्टिवल हो रहा है ना है, कोई बात नहीं, बंदे को पता हो, नहीं था ना बाद में उसको फील होता है यार शहर में एक प्रोग्राम होगा, न्यूज़ में आ गया, सब आ गया, क्लिपिंग आ रही है, मैं घर ही बैठा रह गया, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, थोड़ा ऐसे फील होता है। फिर तो पता हो नहीं आया कोई बात नहीं। मैंने मैसेज डाले, एक लड़की ने गणेश वंदना की थी वो यूथ फेस्टिवल में, लास्ट टाइम आप गए हो, वो लड़की 6-7 साल पहले पढ़ती थी मेरे पास, 8 साल पहले, वो ग्रुप बना हुआ था कोई पुराना, उसमें डल गया, फिर उसका आया, मैं भी याद ही नहीं था कौन है, फिर उसने याद दिलाया कि सर मैं उस बैच में आती थी कई साल पहले सीए, तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, पर मुझे यूथ फेस्टिवल का आया तो मुझे वो ऐसे करके ना उसमें पार्टिसिपेट करना है। और वो हमारे सीए ब्रांच वाले ढूंढ रहे थे गणेश वंदना पे डांस वांस कौन करेगा, क्योंकि वो कम ही लोग कर पाते हैं जैसे, या प्रैक्टिस कम होती है, तो उनको तो वो ढूंढ ही रहे थे। और उस लड़की ने खुद कहा जी मैं इस पे परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो चलो वो आ गई। तो मैसेज कन्वे होना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या मेंबर ZA लिमिटेड होल्डिंग लेस देन 1% टोटल वोटिंग पावर, 1% से कम वाला कहता है कंपनी को नोटिस देता है कि भाई रेजोल्यूशन ऑडिटर की जगह किसी और को रखना चाहिए, स्पेशल नोटिस दे रहा है, उस बंदे के पास शेयर कितने, 1% से कम। अगर तेरे पास 1% से कम है तो और दोस्त नहीं है तेरे, और ढूंढ ले, क्या तो और जानता नहीं मैं कोई, फिर नहीं होएगा। 1% तो गिनती पूरी करनी पड़ेगी, 1% तो करनी पड़ेगी। चलो कहता है एक्सप्लेन करो वेदर ये मेंबर ने फॉर्मेलिटी पूरी की नहीं की, 115 के अकॉर्डिंग या तो 5 लाख के शेयर हो या क्या हो, 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर वो नहीं है तो तेरी डिमांड स्पेशल नोटिस की गलत है, कंपनी इसको एंटरटेन नहीं करेगी, लोगों को स्पेशल नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगी। 5 लाख तो होते कम से कम, या 1%, तो ये कंप्लायंस नहीं है। चलें लास्ट सेक्शन की ओर, 111 देखते हैं। ये क्या है, एजीएम, ईजीएम कह दो या जीएम कह दो, एजीएम ईजीएम में सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन।
मेंबर चाहते हैं किसी मुद्दे पे डिस्कस करना, वो मुद्दा कोई भी हो, कोई भी एनी। उसमें तो क्या था 115 में सिर्फ रिमूवल वाला था, और वो इसलिए ज़रूरी था, स्पेशल नोटिस दिए बिना वो मुद्दा कंपनी में डिस्कशन हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो मीटिंग की बात, अब जो मैं 111 सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें आप किसी भी मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हो। कुछ मेंबर ने कहा कि कंपनी को बोनस शेयर देने चाहिए, क्यों ना इस पर डिस्कशन की जाए, लिख के दे दो कंपनी को, हो जाएगी डिस्कशन बोनस शेयर की। कुछ मेंबर ने कहा क्यों ना कंपनी क्या है डिविडेंड सारा बांट दे, जो प्रॉफिट पड़े हैं सारे खत्म कर दे, क्यों ना इस पर डिस्कशन हो, चलो देख लेते हैं, आ जाओ। कुछ भी, या कुछ लोग मेंबर फिर कोई और बात कर रहे हैं, मान लो कोई सनसनी फैलाना चाहते हैं आप पार्टी की तरह, मुद्दा बनाना चाहते हैं, डेफामेटरी, कंपनी की बदनामी करना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कोई, वो कह रहे हैं जी हमें पता लगा डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, हटाने टूटने की बात नहीं कर रहे, 115 में आ जाएगा। वो चाहते हैं भी इस पर डिस्कशन हो, सनसनी फैलाना चाहते हैं, अटेंशन लेना चाहते हैं, कोई हमारी मिन्नतें करे हमें रोके, ऐसा चाहते हैं। ऐसा होता ना, कुछ लोगों को कुछ भी कहा जाए पहले ना ही करते हैं वो ऐसे ही होता है, बाद में उनको बनाया जाए मान जाते हैं। तो वो अटेंशन ही लेना चाहते हैं, अटेंशन ही लेना चाहते हैं। ऐसे ही होता है कई बार लोग सिंपैथी, कई लोगों को देखो अपने परिवार में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो सिंपैथी लेने के, ओहो मेरे तो टांग में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है सारों की टाइम फंक्शन में होता है ऐसे। कई फंक्शंस होते हैं ना, जैसे खानदान पूरा इकट्ठा हुआ है, कोई घर में शादी ब्याह है, तो घर का एक आधा बुजुर्ग को ऐसा लगता है भी मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, साड़ी में बैठा हूँ, आधे तो पैरों को हाथ नहीं लगा गए बच्चे नलायक, उसको लग रहा है भी पूछ नहीं रहे, वो एकदम दर्द हो रहा, खूब दर्द हो रहा है, एकदम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ जी बाबू जी क्या हो गया, टेंशन सिंपैथी, लिटाएंगे, जूस लाओ भाई जूस लाओ, जूस लाओ, पैर पुर दबाएंगे, रेस्ट करो, आपको जो चाहिए यहीं बता देना, ये वो, तो ऐसे टेंशन लेते हैं, होता है ऐसे। और कुछ को टेंशन लेने के तरीके और हैं, जैसे मशहूर है फूफा, शादियों में लोगों के फूफा बिगड़ जाते हैं और जीजा बिगड़ जाते हैं फैमिली का। वो आजकल जीजे तो सियाने हो गए, वो टाइम गए धुनाई होती है उनकी आजकल तो वो टाइम नहीं रहे, पुराने टाइम में होते थे, लेकिन फूफा तो आजकल बिगड़ता है फिर भी। तो वो कहते हैं ना ये सही नहीं, वो सही नहीं, और फिर जिनके घर में शादी होती है उनको लगता है भी थोड़ी सी भी ऐसी कोई दिक्कत हो जाए मज़ा ख़राब हो जाएगा, और वो कहता है जी घर का दामाद है तो इसको नाराज़ भी नहीं करना, और वो हल्ला करते ही करता है एक दोस्त की शादी में जा रहे थे, थोड़े दिन पहले हो गए, मैंने क्या बात, वो घोड़ी पे बैठे 1 मिनट में अंदर पहुंच गई वो पैलेस के, मतलब ज़्यादा कोई डांस नहीं कुछ नहीं। मैंने उसको रोक के, थोड़े कुछ साल पुरानी बात है, मैंने कहा यार क्या यार ये कैसे, क्या तेरे को पता नहीं हमारे परिवार का, कहता हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, कहता 3 तो मेरे फूफा हैं, कहता डांस डूंस करते हुए कहीं पंगा कर दे, कहता जी सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम तो डर रहे हैं भी जैसे तैसे हो जाए। चलो जी प्रोग्राम चलता रहा, वही बात, एक फूफा बाद में लड़ता मिला, वेटरों के गले पड़ गया। कोई वेटर ने क्या किया, सामान उठा रहा बेचारा वेटर, किसी के आगे प्लेट चक ली, और प्लेट में भी वो खा रहा था, मतलब उसको लगा, वेटर को लगा भी खा लिया इन्होंने। वो कहते तेरी हिम्मत कैसी हुई प्लेट चकने की मेरे आगे, बेचारा वेटर है, और मंगवा लो, यहाँ कौन सा पैसे लग रहे हैं हल्ला कर दिया, सारे इकट्ठे हो गए, बस हल्ला करना ही है, टेंशन लेनी है। कई फैमिलीज में होता है ऐसा। चलो, और कईयों को तो लगता है ऐसा कुछ ना हो ना, मज़ा ही नहीं आता चलो, मेंबर भी कुछ ऐसे होते हैं अटेंशन लेने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, हल्ला हलचल मचाने के लिए ऐसे रेजोल्यूशन पास करने की डिमांड कर सकते हैं, जो उनको भी पता है। कई रेजोल्यूशन तो ऐसे होते हैं जो लॉजिकली नहीं, कंपनी को भी पता है ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और ये रेजोल्यूशन पास होने का लॉजिक भी नहीं, और इसकी डिस्कशन करना भी इंसल्टिंग है ऐसे रेजोल्यूशन। तो कंपनी क्या करे फिर ऐसे लोगों के खिलाफ? ये लोग कौन? ये लोग वही ईजीएम वाले लोग हैं, 10% वाले। ईजीएम में क्या होता था, ईजीएम की डिमांड कौन लोग कर सकते थे? सेक्शन 100, कंपनी के 10% नंबर ऑफ शेयर रखने वाले, या कंपनी शेयर वाली नहीं है तो 10% वोटिंग वाले। इसमें 5 लाख का रूल नहीं है, पिछले 109 में और 115 में 5 लाख भी था, इसमें नहीं है। 10% वाले कोई भी मुद्दा रखना चाहे कमिंग मीटिंग में डिमांड कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। कितने दिन पहले कंपनी को देना है नोटिस रेजोल्यूशन का? 6 हफ्ते पहले, एजीएम से 6 हफ्ते पहले देना है। अब आपको जी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रूल है, एजीएम से कितने टाइम पहले देना है?
6 वीक्स बिफोर कि भाई एंश्योइंग एजीएम जो है उसमें इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया जाए। मान लो वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के शेयर खरीद लें मेजॉरिटी वाले, क्या ये पॉसिबल है? ऐसी डिस्कशन भी बेकार है। कुछ मेजर मेंबर क्या कहते हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर हैं, वो चाहते हैं ये छोटे छोटे हैं ना छुटपुट, ख़त्म करो, इनके शेयर अप्पा ले लेंगे, इनके शेयर अप्पा ले लेंगे। क्या ये सही है? ये तो अगले के राइट के अगेंस्ट है। आपने शेयर दिए, अगला रखेगा ना बेचना चाहे। क्या हुआ, हिसार रोड पे किसी की जगह थी, उन्होंने ना इधर इधर पीछे सारे बना लिया, अपनी जगह बना ली, बिल्डिंग बना ली, दुकानें बना ली। बीच में एक छोटा सा टुकड़ा था किसी का साइकिल की दुकान वाले का, बिल्कुल छोटा सा, मुश्किल से कोई 30 गज जगह होगी, दुकान थी साइकिल पंक्चर की। उन्होंने इधर काफ़ी बड़ा आलीशान शोरूम बना लिया, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे बना लिया, पीछे कोठी बना ली, घर बना लिया। बहुत पैसे वाले बंदे, मेरे नॉन थे कोई। बीच में उनके क्या, थोड़ा सा साइकिल पंचर लगाने वाले की दुकान, उनका रोज ही झगड़ा उसके साथ। वो चाहते थे कि साइकिल वाला पैसे ले, मुंह मांगे पैसे दे देंगे, मतलब जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा दे देंगे। कोई और चला जा, तू साथ में ले ले, हमें खाली कर दे, हमारी जगह सारी क्या हो जाए इकट्ठी। वो कहता मैं तो मरते दम तक नहीं जाता, यहीं बैठूंगा। उनकी रोज लड़ाई थी। बाद लोगों ने समझाया भी, ये क्या अगला नहीं जाता। वो कह नहीं, ये जान के नहीं जा रहा, इसको कोई ऐसे यहाँ बैठे कोई लगाव नहीं है इस जगह से, ये हमें तंग करता है जी, गाड़ियाँ लगा देते हैं। होता भी है थोड़ा, वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ जान के भी लगा देता है। लड़ाई होती है ना, तब ऐसे ही होता है। उनकी दुकान के आगे गाड़ियाँ लगा दी पंचर वाली, ऐसे कहे जी गाड़ियाँ लगाता है जी, परेशान करता है। वो कहता है मैं तो क्यों जाऊँ, मेरी जगह है, मैं तो यहीं बैठूँगा, नहीं बेचता मैं। लड़ाई चल रही, आज भी वो वहीं डटा हुआ है और वो लोग परेशान हैं, उसको खूब पैसे दे रहे हैं, वो नहीं जाता। लड़ाई होगी ना, वो कहता मैं नहीं जाता, तंग करूँगा, नहीं जाता। और वो कहता फिर क्या इलाज है, ये जीटीएम मिल के सामने का केस है, वहाँ है ऐसे केस। तो चलो, तो कई बार ऐसा हो जाता है, लोग ना कंपनी की मीटिंग में ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसका कोई लॉजिकल नहीं। वो क्या चाहते हैं, माइनॉरिटीज के शेयर कौन खरीद ले, मेजॉरिटी आ जाओ, रेजोल्यूशन पास करें। ये लॉजिकल नहीं है बाय लॉ भी। तो ऐसे ऐसे फालतू पब्लिसिटी वाले कंपनी के लिए डेफामेटरी टाइप के रेजोल्यूशन क्यों रखे जाए मीटिंग में। लेकिन डिमांड तो 10% वालों ने कर दी, कंपनी मजबूर है, डिस्कशन करनी पड़ेगी मीटिंग में। कंपनी क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के अपील करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर डेलीगेट करती है। वैसे ये वाली पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरडी को डेलीगेट कर रखी है, रीजनल डायरेक्टर को। वो फैसला करेगा कि ये रेजोल्यूशन रखा जाए मीटिंग में कि नहीं। उनको लगता है कि गलत है, वाकई पब्लिसिटी डेफामेटरी है कंपनी के लिए, वो मेंबर को कह देगा नहीं रखा जाता तुम्हारा रेजोल्यूशन। वो तो कमाल है, हमारी इंसल्ट है, कहता होगी कोई बात नहीं, ये रेजोल्यूशन नहीं रखा जाए। ठीक है, दम है नहीं रेजोल्यूशन में कोई, ऐसे मुद्दे उठा रहे हो लोगों को ऐसी पब्लिसिटी के लिए, तो कैंसिल किया जा सकता है। समझ आ गया, ये हो गया बस 111 यही बताता है। टाइम क्या है देखो, ईजीएम में 2 हफ्ते, 2 वीक्स बिफोर एक रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। आप रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं कि ये लोगों को भेज दो। आप लिख के देते हो भी ये मैटर मीटिंग में डिस्कस करना है, लोगों को सर्कुलेट कर दो। पर ये कितने दिन पहले जमा करवाना, 2 हफ्ते। और बाकी एजीएम में 6 हफ्ते। प्रॉब्लम ये है 6 हफ्ते तो बड़े ज़्यादा टाइम नहीं है, 42 दिन हो गए। एजीएम का नोटिस भी 21 दिन पहले आता है और आप कह रहे हो 6 हफ्ते पहले बता दो। इसका मतलब मीटिंग की डेट फाइनल होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो आपको ये लग रहा है कि कंपनी की मीटिंग होने जा रही है, आपके माइंड में है कि मीटिंग होगी कंपनी की लगभग 15 जुलाई को, आपके माइंड में 15 जुलाई को, तो आपने 1 जून को डाल दिया कंपनी को। 6 हफ्ते पहले, 42 दिन पहले डालना था ना। आइडिया था कि मीटिंग कब होगी, 15 जुलाई। आपने कब डाल दिया, 1 जून कंपनी को लिख के कि भाई हम चाहते हैं। 10% वाले लोगों ने डाल दिया कि इस मुद्दे पे रेजोल्यूशन लाया जाए, डिस्कशन की जाए। कंपनी बदमाश निकली, कंपनी ने देखा भैया ये मुद्दा डिस्कस हो गया तो दिक्कत होगी। उन्होंने क्या मीटिंग 1 जुलाई को रख दी, 1 जुलाई को मीटिंग एजीएम रख दी। उससे क्या होगा, 21 दिन पहले नोटिस देना है, 9 जून तक नोटिस दे देंगे अगले। 1 जुलाई को क्या रख दी, एजीएम। और आपको कहते हैं तूने 6 हफ्ते पहले तो तूने नोटिस दिया ही नहीं, तूने तो नोटिस 1 जून को दिया, 1 जुलाई को मीटिंग है, इसलिए तेरा रेजोल्यूशन बेकार। तो लोगों ने एक स्पेशल अमेंडमेंट किया इस बात को लेके, कह दिया कि अगर मीटिंग की डेट अनाउंस नहीं हुई
21 दिन का तो वैसे नोटिस देना ही है। अगलों ने उससे कई दिन पहले, डेट अनाउंस नहीं हुई, मीटिंग की डेट के बिना ही लोगों ने कंपनी को लिख के दे दिया कि इस मैटर पे रेजोल्यूशन पास करना है, हम 10% वाले डिमांड करते हैं। फिर चाहे मीटिंग की डेट आ जाए और 42 दिन ना भी हों, 6 हफ्ते ना भी हों, तो वो नोटिस सही दिया माना जाएगा। वरना सोचो ना प्रैक्टिकल इशू क्या था, बदमाशी कर लेगी कंपनी, जान के मीटिंग थोड़ी जल्दी रख के 21 दिन का नोटिस देना टाइम पड़ा है, और कह देगी भी तुमने तो 1 जून को नोटिस दिया है, रेजोल्यूशन पास किया जाए, 6 हफ्ते का रूल होता है, तो हमारी एजीएम तो 1 जुलाई को है, तो तुम्हारे तो 30 दिन होते हैं, 42 दिन हुए ही नहीं, 6 हफ्ते हुए नहीं। तो वो रूल आया स्पेशल। अगर डेट अनाउंस नहीं हुई और बंदे ने कंपनी को लिख के दे दिया, चाहे वो मीटिंग जल्दी होगी, प्रीपोन होगी, जल्दी होगी, तो भी वो सही नोटिस दिया मान लिया जाएगा। हाँ, इसमें तो ज़्यादा टाइम पहले है ही नहीं। सुनो, ईजीएम में ज़्यादा पहले करके क्या करोगे? ईजीएम तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बुलाना भी उनके दम में, हिम्मत में। 10% वाले ईजीएम तक बुला सकते हैं, रेजोल्यूशन लाना तो कौन सी बड़ी बात है। ये 10% वाले को कोई कह रहा है यार तुमने ना 14 दिन पहले नहीं बताया, 2 हफ्ते पहले नहीं बताया, कहता अच्छा ऐसा है, कहता दोबारा ईजीएम बुला दें, कहता हम बुला सकते हैं ईजीएम। 10% वाले बात करता है रेजोल्यूशन लाने की, कहता ईजीएम बुला देते हैं हम तो जब मर्जी। सही है ना, एजीएम और बात है, एजीएम नहीं बुला सकता कोई, एजीएम थोड़ी होएगी, एजीएम तो कंपनी डिसाइड करेगी, एक होएगी, एजीएम तो जो होएगी होएगी। ईजीएम की बात, ईजीएम तो जब मर्जी बुला लेंगे, 10% वाले खुद कर लेंगे नहीं तो, ठीक है। इसलिए ईजीएम में ज्यादा टाइम नहीं, 14 दिन रखा गया। 21 दिन पहले नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद ही सोच लो चाहिए भी इस टॉपिक पे रेजोल्यूशन लाना चाहिए कमिंग ईजीएम में। वैसे एक बात है, ये थोड़ा इलॉजिकल है ना ईजीएम वाला, किस मुद्दे पे रेजोल्यूशन लाना है ये बाद में क्यों याद आया? आप लोगों ने डिमांड की ईजीएम हो तभी होती है ईजीएम, ऐसे नहीं होती। डिमांड की, जब डिमांड की तो कुछ सोच के डिमांड की होगी कि इस मुद्दे पे डिस्कशन करनी है आपने, तो ईजीएम हो रही है, तो उसका स्पेशल नोटिस देने का कोई इतना खास, ये तो वो बात है ईजीएम की डिमांड होगी, ईजीएम कॉल कर लेगी, फिर याद आया अच्छा ये वाला मुद्दा भी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, तो 14 दिन पहले दे दो कंपनी में, स्टेटमेंट लिख के सर्कुलेट कर दी जाएगी और रेजोल्यूशन जो है डिस्कस कर दिया जाएगा कमिंग मीटिंग में। तो चलो 111 खत्म है, यही बता रहा है, पढ़ लो 111 सेक्शन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। अगर कंपनी में वही लोग जो सेक्शन 100 वाले थे, मतलब कितने 1/10 शेयर रखने वाले लोग, वोटिंग पावर वाले, कह दें कंपनी की कमिंग एजीएम में कि ये रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं तो हो जाएगा, या फिर ईजीएम में, ये बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट, ये सेकंड का बी पॉइंट जिसके लास्ट में ऑल मेंबर्स ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में लिख लो इन केस ऑफ ईजीएम, पेज नंबर 29 पे सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड का बी पॉइंट, उसके लास्ट में लिख लो इन केस ऑफ ईजीएम। भाई आप रिक्विजिशनिस्ट हो तो आप क्या करो, जो आम ईजीएम है उसके क्या 2 हफ्ते पहले लिख के दे देना, एक स्टेटमेंट कंपनी को सर्कुलेट कर देगी कि भाई इस मुद्दे पे डिस्कशन करनी है। नीचे क्या कहते हैं रूल्स, पहले तो साइन करके जमा कराना। 10% वाले लोग क्या करें, अपना नाम, पूरी डिटेल, कितने शेयर लिख के साइन करके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करा दें, तो ही कंपनी देखेगी 10% वाले डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ जमा कराना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और खर्चा, आप जो डिस्कशन करवाना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग जो खर्चे हमने लोगों को बताना भी पड़ेगा, तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। इस सेक्शन 111 में कोटेड है, भाई आपको खर्चा अपनी जेब से देना पड़ेगा, हमारे जितने खर्चे लगेंगे इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करना है और सब, वो आपका खर्चा लगेगा। चलो, खर्चा जमा कराने को कह सकती कंपनी। टाइम लिमिट कितनी है एजीएम, इसकी ना ब्रैकेट में लिखना, ये लिखा ना वेयर एक्विजिशन प्रपोजेज आर रेजोल्यूशन, इसके नीचे लिख लो इन एजीएम, रेजोल्यूशन इन एजीएम और लिख लो नीचे। वैसे राइट साइड तो लिखा है कितने दिन पहले जमा कराना है, 6 हफ्ते पहले, लेकिन अभी अमेंडमेंट जो आया था वो बता रहा हूं कि कभी कभी आपने रिक्विजिशन जमा करा दिया, अभी हाँ हम चाहते हैं ये रेजोल्यूशन पास किया जाए, 6 हफ्ते पहले करवाना था, एजीएम जल्दी होगी, प्रीपोन होगी, जल्दी होगी, तो भी आपका वो जमा करवाना सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज कह रहा है, रिक्विजिशन डीम की जाएगी, सही है। नीचे इन अदर केस, अदर केस रिक्विजिशन का मतलब ब्रैकेट में लिख लो इन केस ऑफ ईजीएम, अदर केस का मतलब ईजीएम। वो स्टेटमेंट कितने दिन पहले लोगों को सर्कुलेट की जाए, सिर्फ 2 हफ्ते काफी है, ठीक। नेक्स्ट 111 कहता है अगर कंपनी को लगता है भी ये अब्यूज ऑफ
पार कर रहे हैं, डेफामेटरी है, कंपनी की इंसल्ट होगी, इनकी पब्लिसिटी के लिए है, तो कंपनी के पास क्या जरिया है? बस सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील फाइल करे, सर हमें बचाओ, ये डेफामेटरी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, हम नहीं चाहते इस पे डिस्कशन हो। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको पावर दे रखी है? लिखना लिख लो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू आरडी, लिखना लिख लो। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए मेरे को, लिखना लिख लो राइट साइड सेकंड पॉइंट के लास्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू आरडी, आरडी फैसला करता है सही में कि हाँ, अगर आरडी को लॉजिक पता लग जाता है, कंपनी बता देती है और आरडी को लगता है भी हाँ कंपनी सही कह रही है, तो वो रिफ्यूज़ कर देगा। आरडी को लगता है भी कंपनी सही नहीं, रेजोल्यूशन रखा जाए, तो खर्चे खुर्चे चुकाने का ऑर्डर किनको दे सकता है? मेंबर को। ऐसा नेक्स्ट। और अगर कंपनी ने रेजोल्यूशन नहीं पास, वो नोटिस नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, कंपनी और ऑफिसर पे 25,000 फाइन लग सकता है। वैसे मैंने आपको बताया था ईजीएम तो कोई खास बात नहीं, वो ना करे तो ईजीएम तो खुद बुला लेंगे, वो बताया था ना, ईजीएम तो ये 10% वाले खुद बुला लेंगे, ट्रिब्यूनल को कह लेंगे, फिर जो मर्जी पास करते फिरें। मेन तो एजीएम में 6 हफ्ते पहले देना है, एजीएम प्रीपोन होगी तो भी वैलिड माना जाएगा आपका नोटिस। 111 115 मिक्स हो जाते हैं क्योंकि दोनों में, लेकिन 115 में याद रखना सिर्फ 2 मुद्दे, ऑडिटर हटाना और डायरेक्टर को हटाना, कंटिन्यू न करना, 140(4) और 169(2), सिर्फ वो मुद्दे ऐसे हैं जिस पे और ऑप्शन है ही नहीं, तरीका ही है, उनको हटाना है। तो आपको क्या करना होगा? लोगों को स्पेशल नोटिस देना होगा, सिर्फ 1% वाले ही देने काफ़ी है, या 5 लाख वाले। कंपनी को वो क्या है, लोगों को हफ्ता पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सर्कुलेशन करना पड़ेगा, 14 दिन पहले लोग जमा करवा देंगे। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट? एक टॉपिक और भी पड़ा है, हाँ आ गया हो, सेक्शन 120, कुछ खास नहीं है, पेज जरूर भरे हुए हैं, वैसे है कुछ खास नहीं। आज के ज़माने में कंपनी का रिकॉर्ड रखा ही कैसे जाता है? इलेक्ट्रॉनिक। आ जाओ, 118 119 मिनट वाले हो गए थे, उसके आगे लगा हुआ है सेक्शन 120। क्या कहता है? मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज के ज़माने में मैनुअल कहाँ है? वैसे ही आज के ज़माने में सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। कंपनी में तो तरह तरह के फॉर्म भी कैसे जाते हैं? सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाते हैं। आपने तो ये तक पढ़ा था कंपनी भी कैसे बनती है, वो ई मेमोरेंडम, ई आर्टिकल, ई स्टैंप जाते हैं, सब कुछ साइन डिजिटल होते हैं, मैनुअली होता क्या है? तो ये तो उन जमानों में बढ़िया था जहाँ पे मैनुअल अकाउंट बनाते थे। ये क्या सजेशन देते हैं 120 कि कंपनी को अपने मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मैनुअल बनाए तो रख ले, साथ में क्या रखे? इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखे। कौन से डॉक्यूमेंट? जैसे रजिस्टर। कौन से रजिस्टर? जैसे मेंबर का इंडेक्स, मेंबर का रिकॉर्ड, या रजिस्टर्ड लोन का, किस किस से लोन लिए हैं वो, ऐसे रजिस्टर। कोई डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट तरह तरह के किए, उनकी कॉपी, ठीक है ना, कोई कॉपी तरह तरह के अग्रीमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट इन द क्लाउड होते हैं अकाउंट भी आजकल, मैनुअल कहाँ होते हैं आजकल, तो वो क्या है? या अपने टैली टूली में रखो, फ़ायदा है, टैली टूली में डाटा उड़ जाए ना, रिकवर हो जाता है, कंपनी को डाटा रिकवर हो जाएगा। सीए का एक सर्टिफिकेट लगता है, सीए लिख के देता है, हाँ ये मेरे क्लाइंट है, इनका डाटा लॉस्ट हुआ है, प्लीज़ आप इनको रिकवर कर दो, हो जाता है। तो बढ़िया रहता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड। और नेचुरल रखे ही आजकल किस में जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये सजेशन दे रहा है, बाई चांस कोई कंपनी मैनुअल चल रही हो तो ये सेक्शन 120 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है परमिटेड है, आप अपना रिकॉर्ड इंस्पेक्शन भी करवा सकते हो, कॉपी भी दे सकते हो। क्या? डॉक्यूमेंट, तरह तरह का रिकॉर्ड, डिवेंचर का, शेयर होल्डर का, तरह तरह के अग्रीमेंट का रिकॉर्ड, ठीक है, लोन का रिकॉर्ड, तरह तरह के रजिस्टर, मिनट्स तो 118 बता ही रहा है कि मिनट्स आपको रखने होते हैं संभाल के। कितनी देर रखने होते हैं मिनट? हमेशा, लाइफ टाइम।
ख़त्म करने का कोई रूल नहीं है। और जब कॉपी मांगते हैं तो सॉफ्ट कॉपी, कब सॉफ्ट कॉपी दोगे कैसे? कंप्यूटर में मिनट पड़े हैं तो ही दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हार्ड कॉपी दोगे तो 10 रुपये पेज से ज़्यादा नहीं। मेंबर मांगता है उसके हफ्ते के अंदर दे देते हैं ना। तो वो कह रहा है क्या 120 सेक्शन कह रहा है ये मेंबर का रिकॉर्ड हो गया, मिनट्स हो गए, रजिस्टर हो गए लोन वोन के, मेंबर का इंडेक्स वगैरह, डॉक्यूमेंट या अकाउंट्स, ये सब कैसे कैप्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट ये अलाउड है। लोग देखना चाहें तो इंस्पेक्शन भी कैसे करवा सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेज सकते हो या कंप्यूटर पे बिठा दो, देख लेंगे। आपके पास मिनट पेपर फॉर्म में नहीं है तो लोग देखना चाहें तो 2 घंटे देते हो ना डेली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर पे बिठा दो, देख लेंगे। कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और ये सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जा सकता हो। कोशिश करो आपके डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ताकि उसको दिखाना है तो इंस्पेक्शन करा दो ऑनलाइन ही, कॉपी भेज दो, मेल भेज दो। नेक्स्ट, फॉर्म एंड मैनर टू बी प्रेस्क्राइब्ड। कहता है इसका फॉर्मेट क्या हो? देखो फॉर्मेट तो जहाँ तक है उसका ओरिजिनल फॉर्मेट हो। जैसे मान लो आपकी मार्कलिस्ट है +2 की, वो एक तो फिजिकल कॉपी आपके पास पड़ी है, दूसरा क्या मान लो ऐसा कुछ सिस्टम हो कि ऑनलाइन भी पड़ी है, वहाँ से जब मर्जी प्रिंट निकाल लो। जैसे आधार नहीं निकाल लेते लोग अपना, और कई डिटेल अपनी निकाल लेते हैं, वैसे ही अगर हो तो उसका फॉर्मेट तो वही होगा जो पेपर फॉर्म वाली का नेम, पेरेंट्स नेम, कहाँ से की, रोल नंबर, मार्क्स, वो तो फॉर्मेट तो लगभग वही हो ना जो पेपर फॉर्म में। कल को रिट्रीव करना है, वहाँ से डाटा लेना है, प्रिंट लेना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो वैसे ही प्रिंट निकले जैसे ओरिजिनल है। अगर कोई अलग होगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है फिर तो रिकॉर्ड रखने का। सही है ना? चलो, फॉर्म एंड मैनर जो भी प्रेस्क्राइब्ड हो। सेक्शन 120 कहता है कि भाई किसी और एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट हम नहीं जा रहे, हम तो जनरल ये डिस्कशन कर रहे हैं भी ऐसा होना हो सकता है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट, मैंडेटरी मेंटेनेंस कहता है हर लिस्टेड कंपनी या और कर लो और ऐसी कोई भी कंपनी जिसके 1000 से ज़्यादा नंबर में शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या मिक्स करके दोनों सिक्योरिटी होल्डर, हर लिस्टेड कंपनी को या और कर लो। ऐसी कंपनी जिसके क्या है 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर हो टोटल, ऐसी कंपनी को तो कुछ रिकॉर्ड क्या रखना पड़ेगा? सेक्शन 120 वाला ई फॉर्म में रखना जरूरी है। और जब ये कंपनी एक्ट आया, उन कंपनी ने नहीं रखा था तो सरकार ने उनको कह दिया 6 महीने में आप ये रिकॉर्ड क्या कर लो? इलेक्ट्रॉनिक कर लो। अगर मैनुअल है तो उसे बदल के क्या कर लो? इलेक्ट्रॉनिक कर लो। ठीक है ना? अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी थी पुरानी तो उसको, नए वाली तो रखेगी, अगर लिस्टेड है यहाँ 1000 से ज़्यादा वाली, वो किस में रखेगी? इलेक्ट्रॉनिक। मैं कहता हूँ आपकी कंपनी पे लो ही नहीं लग रहा था ये सेक्शन 120, आपके 950 मेंबर एंड डिवेंचर होल्डर थे, लिस्टेड थी नहीं कंपनी। वैसे चांस नहीं है 950 होना जिसमें, वो लिस्टेड ही होंगी, पैसा उनके ही आता है बड़ी बड़ी कंपनियों से। मान लो लिस्टेड नहीं, 950 मेंबर हैं, अब आपके मेंबर हो गए 1020, टप गए ना 1000 के। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर, क्या कर लो? 6 महीने में कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कर लो, जरूरी है। नेक्स्ट, बाकियों को ऑप्शनल है, इनको कंपलसरी है। मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कैसे रखना है रिकॉर्ड? हाँ जी बोलो, कैसे होगा रिकॉर्ड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की निगरानी में होगा। सुन लो, ये सारे डॉक्यूमेंट ना एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर होते हैं और एक कंपनी सेक्रेटरी के अंडर होते हैं। जो कंपनी सेक्रेटरी है बैक ऑफिस जॉब होती है, उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लायंस को पूरा करना उसका काम होता है। तो क्या उनके अंडर होता है क्या ये सब कुछ? क्या पढ़ो, कहता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है ना बिल्कुल वैसा हो जैसे पेपर फॉर्मेट वाला है, लॉ के रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला। ऐसा ना हो कि भाई वो फॉर्मेट ही ना समझ आए, ऐसा ना हो। सेकंड, इंफॉर्मेशन जो एक्ट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए वैसी रखी हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और सबसे अच्छा पॉइंट सी, कहते हैं ये रिकॉर्ड ऐसे रखा जाए जिसे रीड किया जा सके, रीडेबल हो, रिट्रीवेबल हो। रिट्रीव मीन्स वहाँ से लेना है, कॉपी करना है, मतलब वो हम कर पाएँ, ये ना हो डाटा ही ना मिल पाए हमें, ऐसा। ठीक है। और रिप्रोड्यूसिबल हो। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये है जैसे प्रिंट लेना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, प्रिंट लेना है, लिया जा सके, ये ना हो कि ना लिया जा सके। ऐसे डाटा रखो कि डाटा जो ओरिजिनल पेपर फॉर्म में होता है वैसी फॉर्मेट और लॉ की फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग हो। रिप्रोड्यूस मीन्स प्रिंट आउट वगैरह लिया जा सके। रिट्रीव मीन्स डाटा एक्सेस करना है, किया जा सके, पढ़ा जा सके। नेक्स्ट, कहता है जब रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए तो उस पर डिजिटल साइन लगने का ऑप्शन हो। हाँ,
और एक ऐसा सिस्टम हो सॉफ्टवेयर के थ्रू कि जब डिजिटल साइन लग गए, यानी साइन हो गए, डेट लिखेगी, उसके बाद डाटा में कोई एक्सेस करके एडिटिंग ना कर पाए, अनऑथराइज एडिटिंग ना हो पाए। और डाटा ऐसे रखो, आजकल बड़ी दिक्कत है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, हैक हो जाता है, पता ही है आपको। तो डाटा कई बार कई तरह के खतरे हैं। एक तो खतरा ये, आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकता है पीसी। दूसरा खतरा क्या, वही ऑनलाइन इंट्रूजन, कोई वायरस या कोई रैंसमवेयर, डाटा ही लॉस्ट हो जाए आपका। इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या कोई इंतजाम किए हैं? हाँ जी, क्या इंतजाम कर सकते हो आप? या आपको EISSM जो लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, क्या कर सकते हो आप? पहले तो उस रूम को लॉक लगाओ जहाँ कंप्यूटर है, ये ना। जैसे हम लोगों ने CCTV लगाया, कहता है जी चोर आएंगे तो कहता है CCTV में आ जाएगा। चोर पहले DVR ढूंढता है, चोर होता है ना वो DVR ढूंढता है, कहता कहाँ पड़ा है, कहता टेंशन नहीं लेता, वो टेंशन नहीं लेने का, कहता भाई नहीं, कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं, कहता उन्हें तो रिकॉर्ड। बाद में वो DVR ही पाड़ ले जाता है, वहाँ जो लगा होता है ना जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वही उखाड़ लेता है। तो इसी DVR ऐसी जगह, कोई हिडन कहीं अलमीरा में ऐसी जगह रख, चांस कम है तारें कहाँ जाती हैं उसमें जाके जुड़ी तो होती हैं, या तो अंडरग्राउंड डली हो ना पता लगे शायद, वैसे चांस होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, चोर ढूंढ ही लेते हैं, वो DVR उखाड़ ले जाते हैं। चलो, तो मान लो डाटा ऐसे हो, एक रूम को लॉक हो, अनऑथराइज आदमी, पता लगा चाय पिलाने वाला बैठ के ना कंप्यूटर रूम में गेम खेल रहा है। भैया अगर ऐसे ओपनली कोई भी कुछ कर सकता है, तो कल को पता लगा फॉर्मेट कमांड लगा के भाग जाए। फॉर्मेट कमांड लगाने में कितना टाइम लग जाता है, सारा हम ये करते हैं सारा दिन, फॉर्मेट कार्ड भी फॉर्मेट करते हैं। मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ जल्दी ना किया करो, थोड़ी सी जल्दी, पता लगे हार्ड डिस्क फॉर्मेट मार दी तूने, फिर रिकवर करना आसानी। वीडियो तो रिकवर भी नहीं होती, जो टेक्स्ट फाइलें होते हैं वो रिकवर हो जाती हैं, वीडियो नहीं रिकवर हो। तो मैंने को कहता सारा दिन कार्ड फॉर्मेट मार के दोबारा लगाते हैं। मैं कहता कई बार पता नहीं लगता, कार्ड दूसरे ड्राइव बनी होती है वो फॉर्मेट लग जाए, थोड़ा आराम से चेक कर करके किया करो। कोई गुस्से में फॉर्मेट मार गया तो लॉस। तो अनऑथराइज आदमी आए ना, फिर उस पर क्या लगाया जाए, पासवर्ड। जैसे आप लगा नहीं लेते अपने PCs पे, आजकल बैंकों में देखा करो, कोई भी आदमी, कोई एम्प्लॉय दूसरे का कंप्यूटर नहीं चला सकता, वहाँ पे वो बायोमेट्रिक लगा है मशीन, वो अंगूठा रखता है पहले हर बार, फिर वो ओके करता है, कंप्यूटर पहचानता है भी तू ही मेरा मालिक है, कंप्यूटर पहचानता है भी तू ही ऑथराइज है, फिर वो एंट्री करने देता है। देखा आपने, बैंक में लॉकर ऑपरेट करना है, वो कहता है हाँ जी बस सर 2 मिनट रुको, अंगूठा रखेगा, लॉकर वाला वो विंडो खोलेगा, वहाँ पे वो एंट्री डालेगा डेट वेट की, फिर ऑथराइज। यानी बढ़िया काम कर दिया, कोई आदमी दूसरे के कंप्यूटर में जाके एंट्री मार नहीं सकता। आपके फ़ोन को कोई यूज़ कर लेगा आपके बिना, लगा के रखते नहीं वो, वैसे बढ़िया। वो वहाँ भी क्या है, आपका थंब इम्प्रेशन स्कैन हो जाता है, फिंगरप्रिंट, तो वो लगा लो स्कैनर, वो तो कोई और जगह ही नहीं चला सकता। वो जो पैटर्न है वो तो कोई देख ले चलो खोल लेगा, लेकिन वो कहाँ से मैच करेगा, फिंगरप्रिंट लगा के रखो। दूसरा और क्या कर सकते हैं, और एंटीवायरस बढ़िया लेके रखो। और सबसे बढ़िया बात, पायरेटेड यूज़ ना करो। पर हम सारे करते तो पायरेटेड है, पैसे कौन लगाए इतने। ओरिजिनल विंडो लो, फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कौन लेता है, MS ऑफिस ये सब कौन लेते हैं, ले लो। ओरिजिनल लोगे तो डाटा हैक होना, डाटा रिकवर करना आसान हो जाएगा। आप कोशिश करो एंटीवायरस लगा के रखो, ज़रूरी है, लगाने चाहिए। हमने सारे PCs में लगा चुके हैं, एक बार धोखा हुआ, एक बार नुकसान हुआ, तो हमने सारे PCs में जो बेस्ट अवेलेबल है वो एंटीवायरस लगा रखे हैं सभी PCs में, क्योंकि एक में भी आ गया, सब में हार्ड डिस्कें लगती हैं आपस में। और सभी में दिक्कत क्या, व्हाट्सएप चलाते हैं, अभी मैसेज नहीं डालते आपको लिंक विंक, तो व्हाट्सएप साथ में खुला होता है। अगर एक PC में आ गया तो समझो उसके थ्रू फिर हमारे तो मोबाइल में भी आ जाएगा, मोबाइल में भी डाला हुआ एंटीवायरस। वैसे तो एंड्रॉयड में आता नहीं है जल्दी से, पर लोगों के हैक हुए हैं तो वहाँ भी एंटीवायरस पेड डाला हुआ है। तो कर अपनी ओर से कोशिश करो भाई। दूसरा चलो फिर और कोशिश, और अच्छा क्या है, और अच्छा ये है कि ये सोच के चलो कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, डाटा लॉस्ट हो ही सकता है। क्या करो फिर, बैकअप लो, और बैकअप रोज लो। एक दिन से ज़्यादा पुराना बैकअप ना हो, पुराना डिलीट, रिप्लेस करते जाओ नया, पुराना रिप्लेस नया, हर रोज़ बैकअप लो। हम भी लेते हैं हर दूसरे दिन। पीछे इंटर 2 का तो सारा कुछ उड़ गया था, पुरानी क्लासेस, मतलब नोट्स वोट्स क्लासेस। इंटर 1 का भी काफ़ी उड़ गया, पर फिर भी फाउंडेशन सारा बच गया लगभग। तो वो एक हार्ड डिस्क में आया और एक कंप्यूटर में रैंसमवेयर आया था, उसने सारा डाटा ख़त्म कर दिया।
उस वक्त एंटीवायरस थे, मतलब नहीं कर पाए, ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। अब थोड़े हैवी लगा लिए, पर ये कुछ नहीं करते। नए नए वायरस आते हैं, एंटीवायरस क्या करेगा, वो जानता ही नहीं होता उसको कौन है। पुराना वायरस हो तो रोक लेगा। बड़े केस हो रहे हैं। अब आ रहा है ना एक और, कौन सा है, सोया या कौन सा आ रहा है, वो लोगों का डाटा पासवर्ड हैक कर रहा है और लोगों के खाते खाली हो रहे हैं। आ रहा है कैसा वायरस, तो रोज़ ही आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। आजकल तो बढ़िया ये है, अपना बैंक अकाउंट जो है ना, उसके ATM वापस कर दो। सिर्फ एक बैंक अकाउंट रखो जिसमें 10-15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं, बस उससे करो दुनिया भर की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और डाल दो पैसे फिर जो और चाहिए। तो ऐसे करो ताकि क्या, वो हैक कर भी ले, कुछ कर भी ले तो कितने उड़ा लेंगे, लिमिट में ही उड़ाएंगे। पता लगा किसी खाते में 7-8 लाख पड़ा है और उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो पूरा सारे पैसे साफ हो जाए तो लॉस हो जाए बैटरी की। तो आपको डेली बेस वो लेना चाहिए अपना बैकअप। कई समझदार आदमी जो जैसे खाते हैं और हैं, उसका प्रिंट आउट भी लेके रख लेते हैं। प्रिंट आउट बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वो चोरी करके ले जाना आसान नहीं है, ठीक है ना। वो इतना आम नहीं, लेकिन कंप्यूटर का डाटा उड़ना बड़ा आम है, पता भी नहीं लगता कब से क्या हो गया। जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों में रहते हैं उनको तो पता लग जाता है, मिसबिहेव ऐसा हो रहा है, वायरस आ गया। हमारे प्रॉब्लम आई, एक फाइल सी कोई ऐसी बन रही थी, जो बंदा एक्सपर्ट बुलाया, उसने आते ही देख के कहता इसमें रैनसमवेयर अटैक हो गया है। क्या ढूंढो, इसमें एक फ़ाइल पड़ी होगी। हमें तो पता नहीं था फाइल फुल का। क्या ढूंढो, सब जगह सभी फोल्डर में एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें उन्होंने रैनसम मनी डिमांड की होगी। उसने खोला, नोटपैड की फ़ाइल पड़ी थी हर फोल्डर में, जिसमें लिखा था इतने $, दो, डाटा हमारे कंट्रोल में है, हमारी की यूज़ होगी तो डाटा ओपन होगा। आपको विश्वास नहीं है तो एक फ़ाइल भेजो हमें, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करके ओपन करके भेजते हैं, वो ओपन करके देख लेना। भाई आपको लगेगी हमारे इनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सैंपल के लिए कहते हैं एक कोई बता दो, हम वो फाइल भेज देते हैं आपको मेल से, आप चेक कर लो ओपन होगी कि नहीं हुई, फिर पैसे दो आप। इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है। चलो, उसके बाद भी लोग कहते हैं पैसे दे भी दो तो नहीं आता, उसके बाद भी और मांगते रहते हैं, ब्लैकमेलर है। तो आप अपना डाटा कैसे बचा सकते हो, सीधी बात। और सुनो, अनऑथराइज एक्सेस के अलावा कहते हैं जी ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करो, जैसे डिजिटल साइन हो गए किसी डॉक्यूमेंट पे, वो ना एडिट हो। अगर डिजिटल साइन होने के बाद भी कोई एडिटिंग होगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, फिर तो वो डाटा बदल जाएगा, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। डिजिटल साइन किसी डॉक्यूमेंट पे हो गए कि ये फाइनल है, वो हो जाए क्या, बिल्कुल ब्लॉक, उसमें एडिटिंग ना हो। बाकी डाटा तो एडिट करने के लिए बना है, करते रहेंगे। और ना ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करो, PDF वगैरह। वैसे तो क्या चीज़ आजकल जो चाहिए ना, PDF के भी उड़ा देते हैं होश पूरे। ये ICI वाला ना लो, अब प्रोटेक्टेड ICI वाले जो अपना स्टडी मटेरियल प्रोटेक्टेड डालते हैं, वो पासवर्ड कोडेड होता है, वो उसको कोई चेंज ना कर पाए, सब चेंज होते हैं, कर लेते हैं लोग चेंज, एडिट वर्ड में कन्वर्ट करके उसका सब बैंड बजाते हैं उसका। तो आजकल कुछ भी छिपा नहीं है देखा जाए तो। पर फिर भी इसने सजेस्ट किया है PDF, एक्रोबैट PDF जो है उस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करो जो डाटा को क्या है अनएडिटेबल में बदलते रहते हैं, ताकि कोई उसे बाद में बदल ना सके, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ 120 में क्या कहता है हर लिस्टेड कंपनी और 1000 से ज़्यादा मेंबर डिवेंचर वाली कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना जरूरी है। और जो कंपनियों पे अभी अभी लिस्टेड हुई हैं या अभी अभी जिनके 1000 से ऊपर मेंबर हुए हैं, उनको 6 महीने में डाटा इलेक्ट्रॉनिक में बदल देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक में बदलने से रिलेटेड रूल क्या कह रहा है, क्या मैंने कह रहा है, कहता है डाटा ऐसा फॉर्मेट में हो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो, डाटा रीडेबल हो, रिट्रीवेबल हो। ये वैसे आपको ये अजीब नहीं लगता, ये बात लिख रहा है रीडेबल हो, ऐसा है। कंप्यूटर में डाटा कोडेड फॉर्म में भी रहता है। आपने सुना होगा XML फाइल, JSON फाइल, इनकम टैक्स में जो फाइलें जाती हैं ना, वो किसी के हाथ लग जाए वो खुलती नहीं, कोडेड होती हैं, वो उसमें डिब्बे डिब्बे से लगे ही दिखते हैं और कुछ नहीं मैटर पता लगता, ऐसी फाइलें होती। ऐसा नहीं, डाटा आप ही ना पढ़ पाए तो उसका क्या फ़ायदा। डाटा ऐसा हो जिसे रीड किया जा सके, कॉपी किया जा सके, मतलब आपा चाहते हैं कॉपी अनऑथराइज वाली नहीं, रिट्रीव किया जा सके, डिजिटल साइन लगने के बाद चेंज ना हो, और मेंबर का रजिस्टर, इंडेक्स, मिनट्स और डॉक्यूमेंट कंपनी जो रखती है डिजिटल साइन करके रखे। इस तरह से ई पॉइंट कहता है कि बाद में एडिट कोई गलत आदमी ना कर सके, और रिकॉर्ड ऐसे हो कि बाद में अपडेट किया जा सके। नेक्स्ट, कौन लोगों के अंडर होता है ये रिकॉर्ड, MD के, CS के या बोर्ड जिसको ऑथराइज करे उसके। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ द रिकॉर्ड, उस बंदे की क्या जिम्मेवारी है, CS की, MD की या और ऑथराइज आदमी की, डाटा को कैसे सिक्योर करे। फर्स्ट, अनऑथराइज एक्सेस
ऑल्ट्रेशन टेम्परिंग रिकॉर्ड करने से रोकने के बारे में सोचे, कैसे रोका जा सकता है। सेकंड, वो इंश्योर करे लॉस हो जाए तो डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। मीडिया फेल नहीं हो जाता, कई बार आपने देखा होगा हार्ड डिस्क सपोर्ट करना बंद कर देती है। हमारे ये रिकॉर्ड है ना, ये कैमरा है, ये तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रहेगी तो कोई ख़ास बात नहीं है, दोबारा मेहनत कर लेंगे, मन तो नहीं करता दोबारा, पर कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन किसी की शादी की रिकॉर्डिंग कर रहा हो, फेरे चल रहे और कार्ड फेल हो जाए तो अगले तक तो शादी दोबारा होनी नहीं होनी ना। और ज़्यादातर क्या, एक आदमी एक परिवार एक ही करता है ज़्यादातर, ये तो नहीं 2 कैमरामैन करता है और उसका वो कार्ड फेल है। ये कार्ड फेल हो जाते हैं हमारे 3-4 हो चुके हैं, कार्ड फेल हो। देखो ये चीज़ें ऐसी, हार्ड पेन ड्राइव नहीं ख़राब हो जाती है ना, वो हो जाती है, रीड ओनली हो जाती है ना, बिल्कुल। ये कार्ड भी वही है, मेमोरी है, चिप है, तो इसमें 2 कार्ड डालते हैं एक साथ। इसमें 2 कार्ड का ऑप्शन है, इसमें 2 कार्ड डालो, जो भी फिल्म है और है जो भी मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो, दोनों में पैरेलल रिकॉर्ड होगी। एक फेल हो भी गया तो कम से कम फंक्शन बर्बाद नहीं होगा। 2 कार्ड इकट्ठे डल जाते हैं, दोनों में साथ साथ इकट्ठा एक ही चीज़ 2 में रिकॉर्ड, ताकि एक फेल हो जाए तो कमी दिक्कत ना आए। बढ़िया चीज़ है। हम तो खैर एक ही डालते हैं, देखी जाएगी, हमने क्या दोबारा कर लेंगे, बैच दोबारा आ जाता है, ठीक है। पर ऐसा होता है, आप ऐसा सिस्टम बनाओ कोई कि मीडिया फेल हो जाए, और बहुत होता है ऐसे, फाइल पता लगा वो ड्राइव ही नहीं एक्सेस हो रही ऐसा, तो कहता है आपको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड की कॉपी करके रखना चाहिए, ठीक। और कहता है इंश्योर करो सिग्नेचरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डजंट रेपुडिएट द साइन रिकॉर्ड एंड नॉट, मतलब साइन वाइन करने वाले ऑथराइज आदमी देख के साइन करें, गलत साइन ना हो। डी पॉइंट में कह रहा है इंश्योर करो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिक्योर्ड हो, एक्यूरेट डाटा उसमें रे कंसिस्टेंसी हो, कंप्यूटर इनवैलिड चीज़ों को पहचान सके, मतलब ऑल्ट्रेशन को रोक सके, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, कल को डाटा रिट्रीव किया जा सके, प्रिंट लिया जा सके। एच में कहता है पीडीएफ वर्जन टाइप का हो जिसे जल्दी कोई बदल ना सके। जे पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट, बैकअप लो, सबसे अच्छी बात। कंप्यूटर में काम करते हो तो बैकअप जरूर लो। एक बात है, बैकअप लेने भी कौन सा आसान होते हैं, जैसे नोट्स है, आपके अकाउंट्स हैं, उनका तो टेक्स्ट फाइलें हैं, बैकअप आ जाएगा, छोटी छोटी फाइलें होती हैं। हमारी ये वीडियो, एक वीडियो जो आपकी बनती है ना कई बार 2-2.5 घंटे की, 100 GB की होती है, 100 GB, 128 GB का कार्ड लगाते हैं हम, लगभग पूरा भरा होता है वो, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेता है ना वीडियो। अब 120 GB, 16 डिस्क भरी पड़ी हैं, 16 हमारे पास, क्योंकि बार बार पुराने बैच उड़ा देते हैं हम, लेकिन फिर भी 16 डिस्क है, किस किस का बैकअप कहाँ लेंगे। 16 इंटू कोई 5 TB की है, कोई 4 TB की है, 70-80 TB है। बोलो कौन सा क्लाउड स्पेस हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब 16 इंटू 4 कितने हो गया वो TB, एक 5 या 4 TB की हुई तो 16 डिस्क हैं, तो कितनी होगी 70 TB। इतना स्पेस कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे कोई मिलेगा, तो रिस्क भी चलता है, इस तरह होता है, और उड़ भी जाता है। इतना हैवी डाटा होता है, लॉस भी होता है, कई बार उड़ जाता है, पर सोल्यूशन नहीं है कोई। अब 16 और लेके बराबर कॉपी करके रखें, और कॉपी होता भी नहीं 3-3, 4-4 घंटे। अब 1 TB कॉपी होने में बहुत टाइम लग जाता है, आसान नहीं है सारा। हाँ, नोट्स वोट्स हो जाते हैं, वो तो आपको वो गूगल ड्राइव और वो भी 15 GB स्पेस तो वही देते हैं आपको। एक गूगल ड्राइव ईमेल आईडी बना रखा है गूगल का, उस अकाउंट में 15 GB क्लाउड स्पेस गूगल दे रहा है। हमारे वो भी भरे होते हैं, अब सोच रहे हैं परचेज़ करें स्पेस, क्योंकि वो भर जाते हैं। जैसे वो आपके वो टेस्ट वाले फॉर्म हो गए, कोई और हो गया, फ़ोन का डाटा हो गया, वो सारा स्पेस यूज़ होता है। चलो, तो ये कहता है कि डाटा रिट्रीव किया जा सके, PDF फॉर्मेट में रखा जा सके, एक हर दिन बैकअप लिया जाए ताकि डाटा लॉस ना हो ज़्यादा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन की निगरानी में रहे, ऑथेंटिक डाटा रहे, डाटा हर तरह से कंप्लीट, ट्रू एंड फेयर हो, लेजिबल हो, मतलब पढ़ा लिखा जा सके, ये चीज़ एक्सेस किया जा सके, ठीक है। ये सारी सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि कोई गलत आदमी वो डाटा को जान ना पाए, कॉपी ना मार पाए, ऐसा। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो लोग ऑथराइज हैं वो देखना चाहें डाटा तो वो देख सकें, उसकी कॉपी ले सकें, और अगर हार्ड कॉपी वगैरह देनी है प्रिंट निकाल के तो 10 रुपये पे, इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। यानी इसमें ना कंसेप्चुअली कुछ नहीं है,
ये डाटा की इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने की बात करता है, पर उसे सिक्योर मोड में रखने की बात करता है। 1000 से ज़्यादा मेंबर वाली कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनी को मैनुअल रखना है, आपकी चॉइस, इलेक्ट्रॉनिक भी रखना होगा हर हाल में, दूसरी कंपनियों का चॉइस है। लिस्टेड कंपनी और 1000 से ज़्यादा मेंबर वाली को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना होगा। और वैसे 99% चांस है आजकल अकाउंट गुंड इलेक्ट्रॉनिक बन ही नहीं सकते मैनुअल, सारी फीडिंग सॉफ्टवेयर में होती है तो अकाउंट बनते हैं, आसान ही नहीं है आजकल देखा जाए तो। सही है, तो बस ये चैप्टर में यही सेक्शन थे सारे अपन ने पढ़ लिए हैं। काफ़ी बड़ा था ये टॉपिक। पेज नंबर 1 पे आना इस चैप्टर के, ये सारे सेक्शन की लिस्ट लगी हुई है। सेक्शन 241 किसी का था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पेज 1 पे, इस चैप्टर का पेज 1 263। देखो फाइनेंशियल ईयर 241 पढ़ लिया था। एजीएम 96, ट्रिब्यूनल एजीएम बुलाएगा 97, ईजीएम बुलाएगा 98, 99 डिफॉल्ट करोगे इनको बुलाने में तो पेनल्टी कितनी लगेगी? सेक्शन 100 ईजीएम बुलाते थे मेंबर, लेंथ ऑफ नोटिस 101, स्पेशल बिजनेस के ऑर्डिनरी बिजनेस, एजीएम में 4 डिविडेंड, ऑडिटर, डायरेक्टर, फाइनल काउंट की डिस्कशन है। ये 4 मुद्दे क्या है? ऑर्डिनरी, बाकी सब कुछ स्पेशल। कोरम 103, चेयरमैन मीटिंग का कौन होगा, कैसे पॉइंट होगा 104, प्रॉक्सी 105, वोट कुछ अगेंस्ट कुछ फेवर में डिफरेंटली डाल सकते हो, यस। 107 शो ऑफ हैंड की वोटिंग, ई वोटिंग 108, 109 आज पड़ा वोटिंग बाय पोल, डिमांड कर सकते हैं 10% वाले यहाँ 5 लाख शेयर रखने वाले। 110 पोस्टल बैलेट, कुछ केसेस में जरूरी है पोस्टल बैलेट देना, ऑब्जेक्ट बदलना, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव 112, 13, 14। ओआर क्या होता है, एसआर क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी या 75% वोटिंग वाली। एडजर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसी डेट को पास माना जाएगा। 117 बताया था ना आपको, आरओसी को कुछ एसआर जो पास हुए, एसआर सारे यूनानिमस कंसेंट वाले, वाइंडिंग अप के, लोन गारंटी वाले, ठीक है, और डायरेक्टर को पावर दे दी हमने लोन लेने की, ऐसे कुछ चीज़ें थी 117 3 वाली। ऐसे रेजोल्यूशन किसको बताने हैं? आरओसी को। मिनट पढ़ लिए 118, मिनट की कॉपी मांगने पे देनी पड़ेगी 119, 120 अभी पड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड का, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम एमजीटी 15-30 दिन में देनी होती है। कौन साइन करता है 121 वाली रिपोर्ट पे? एजीएम वाली रिपोर्ट पे 30 दिन में देनी है। 2 डायरेक्टर जिसमें एक एमडी हो तो अच्छा और एक सीएस, ठीक है ना। तो ये एजीएम पे रिपोर्ट। और एप्लीकेबिलिटी एक ओपीसी पे नहीं लगते सेक्शन 122 हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसके 60-65 पेज हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, और पीछे लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 20-22 क्वेश्चन और लगे हुए हैं। आप पढ़ाओ, कोई डाउट हुआ देखेंगे, अदरवाइज हो गया ये। पढ़ाओगे?